हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम लोग CGL के PYQs की, इंग्लिश के। और 17 सितंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 17 सितंबर की ये फर्स्ट शिफ्ट की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। 13 के बाद 4 दिन की छुट्टी के बाद 17 सितंबर को एग्ज़ाम एक तरीके से हुआ था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो कि सब्सटीट्यूट कर सकता है जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको, जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज़ ऑफ हर फैमिली। टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज़ ऑफ हर फैमिली, ऑप्शंस हैं द नेसेसिटी टू हर फैमिली, द नेसेसिटीज़ बाय हर फैमिली, द नेसेसिटी ऑफ हर फैमिली, द नेसेसिटीज़ फ्रॉम हर फैमिली। मतलब यहाँ पे जो गलती है ना, वो किसकी है? वो यहाँ पे गलती है प्रपोजिशन की गलती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी गलती किसकी है? प्रपोजिशन की है। और जब भी हम बात करते हैं किसकी, डिपेंड होने की या ज़रूरत होने की, ठीक है, तो इस संदर्भ में हम लोग टू का एक तरीके से प्रयोग करते हैं। तो नेसेसिटी उसको किसकी है, मतलब नेसेसिटीज़ की किसकी बात की जा रही है? इट इज़ वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज़ टू हर फैमिली होगा, ना कि ऑफ हर फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में आपका इम्प्रूवमेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, सेंटेंस दे रखा है, डिवाइड कर रखा है 4 सेगमेंट्स में, आइडेंटिफाई करना है। आर्टिकल दे रखा है, उसको यूज कर रखा है इनकरेक्टली। कहाँ पे आर्टिकल को इनकरेक्टली यूज़ कर रखा है और उसको हमने क्या करना है? करेक्ट एक तरीके से करना है, ठीक है। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडैरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। देखो आर्टिकल कहाँ पे दे रखा है? एन इंटेलेक्चुअल पे दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब गलती आपकी ए ऑप्शन में है, ठीक है ना। गलती आपकी ए ऑप्शन में है, और कहीं पे शायद आर्टिकल की ज़रूरत होगी। ऑफ द ह्यूमन काइंड हो सकता है, इस तरीके की हो सकती हैं, दिमाग में चीज़ें जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में जा सकती हैं। बट यहाँ पे अगर हम पकड़ने के लिए जाएं सीधा, तो इसको ए ऑप्शन पे लगा के निशान, और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे इसको इम्प्रूव भी करना है, सीखना भी है हमें, तो इसलिए इसके ऊपर टाइम हमें देना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे इनडिफाइनेट आर्टिकल यूज़ कर रखा है इंटेलेक्चुअल के लिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल के लिए इनडिफाइनेट आर्टिकल यूज़ कर रखा है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक अपना जो है नाउन दे रखा है इंटेलेक्चुअल, और उसके बाद मोरल सॉलिडैरिटी, यहाँ पे आपका एक नाउन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखा है मोरल सॉलिडैरिटी, या सॉलिडैरिटी आप इसको बोल सकते हो। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए, या फिर जो ये इंटेलेक्चुअल और मोरल सॉलिडैरिटी है, सच में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल की, ठीक है। इसको हम स्पाइसिफिक रूप में या पर्टिकुलराइज्ड सेंस में जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एन यूज़ नहीं करते या ए यूज़ नहीं करते, तो हम किसका यूज़ करते हैं? द का। तो यहाँ पे यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडैरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। ये जो है पूरा इम्प्रूवमेंट एक तरीके से हमारा होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सही मीनिंग दे रखा हो। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स। न्यूमेस्मेटिक्स जो है बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। इन्फॉर्मेटिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अच्छा, कोरियोग्राफी जो डांस वगैरह जो सिखाए जाते हैं ना, नृत्य कला जिसको हम बोलते हैं, उसको कोरियोग्राफी एक तरीके से बोलते हैं, जिसके तहत वो सिखाया जाता है। कोरियोग्राफर इस कोरियोग्राफी को हमें सिखाता है। कार्टोग्राफी जो चित्र जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं, और कार्टोग्राफर जो है चित्र बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। एफिशिएंट, एफिशिएंट हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, क्योंकि EFICEIENT, एफिशिएंट, ठीक है। ये हमारा सही एक तरीके से स्पेलिंग होगा, ठीक। बाकी देख लेना आप लोग, आपको कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मेडिएशन, मीडिएशन या मेडिएशन,
मिसकैलकुलेशन, मेटिकुलेशन क्या होता है, वो दूसरा वर्ड है। मिसकैलकुलेशन, मिसकैलकुलेशन यहाँ पे ठीक वर्ड है, मतलब तीनों पकड़ में आने के हैं, बट ये जो है हम इसको देख के भाग जाएंगे, ये ऐसा वर्ड है हम इसको देखते ही भाग जाएंगे, ठीक है। और आई थिंक मैंने भी गलत लिखा है, डबल एफ आएगा यहाँ पे, ठीक है, डबल एफ, एफिशिएंट, EFFICI, और फिर आपका IENT गलत कर दिया मैंने, CEINT, कुछ इस तरीके का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं, फिर भी मैंने गलत कर दिया शायद, अरे भाई डबल एफ होना है, ठीक है। ई लिख के देख लेते हैं, मुझे भी तो एग्ज़ाम देना है। EFFICIENT, हाँ बिल्कुल सही है, ये ई इधर नहीं होगा, ये इधर ही होगा, इसमें भी ठीक दे रखा है, लेकिन डबल एफ आना है यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब ठीक हो गया, वेरी गुड। अपने आप को शाबाशी देना भी ज़रूरी है, गलती कर दे हो तो शायद पनिश करना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को शाबाशी देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने आप को पनिश करना, राइट, ठीक है। ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5th क्वेश्चन। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। ए पर्सन हु इज़ इनक्लाइन टू सी द रोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों का उल्टा ही प्रयोग देखता है, सही प्रयोग नहीं देखता। सही प्रयोग नहीं देखता इन द सेंस कि आप ये बोल सकते हो कि वो है ना सिर्फ और सिर्फ निराशा को ही दिखाता है एक तरीके से, ठीक है, तो उसको हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। इसका उल्टा एंटोनियम होता है ऑप्टिमिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, जो दूसरों की भलाई करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, ठीक है। अल्ट्रिस्ट भी वही होता है, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है, ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, पैसिव वॉइस में दे बनाना है इस सेंटेंस को। अच्छा, ही विल गिव अ लेक्चर ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। भाई ये आसानी से बना सकते हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में मुझे बना के बता सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे दे रखा है विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको किस में चेंज करते हैं? बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में। विल, शैल, बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताना। अच्छा, पैराजम्बल ऑर्डर में जो है हमें सेंटेंस लिखना है, और यहाँ पे आपके सेंटेंस हैं 3, ठीक है, देखते हैं। दैट्स वाई सिल्की इज़ डेलिशियस, डिफरेंट एंड एक्सेप्शनली वर्सटाइल, नेचुरल, थिक एंड ड्यूरेबल आइसक्रीम। दैट्स वाई, इसका मतलब ए पहले नंबर पे नहीं हो सकता, ऑप्शन में दे रखा है, ये काट दो। अब 3 ऑप्शंस बच गए हमारे पास, ठीक है, ओके, 3 ऑप्शंस हमारे पास बच चुके हैं। ब्यूटीफुली फॉर्म, नाइस, सिल्की रेदर देन थिन एंड वाटरी, इट सेज इन शेप एंड स्टैंड्स ऑन द टॉप, ऑन टॉप ऑफ फ्रूट्स एंड पेस्ट्रीज विदाउट सोकिंग इन। हो सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकता मैं इसके बारे में जब तक थर्ड सेंटेंस नहीं पढ़ा जा सकता। सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज़ अ यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर। वेरी गुड, ये हमारा पहले नंबर पे है, तो सी पहले नंबर पे, बी नहीं आएगा पहले नंबर पे, सी पहले नंबर पे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मिलाओ पूरे को। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, ये जो सिल्की है ना, ये सिल्की एक आइसक्रीम का एक टाइप, यहाँ से कुछ मुझे समझ में आ रहा है, इस तरीके का कुछ दे रखा है, तो ये है ना एक थिक डबल आइसक्रीम है, एक यूनिक टाइप की, फ्रेश टेस्ट है और टेक्सचर है इसका। फिर इसको ब्यूटीफुली फॉर्म किया गया है, नाइस सिल्की है, जो कि दूसरे थिन और वाटरी जो आइसक्रीम्स होते हैं उनसे बेस्ट है। स्टेज शेप एंड स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ फ्रूट्स और पेस्ट्री, से सोकिंग नहीं करता इतना ज़्यादा, ठीक है, इसीलिए जो सिल्की है वो डेलीशियस है, डिफरेंट है, एक्सेप्शनली वर्सटाइल भी है, नेचुरल भी है, थिक भी है, ड्यूरेबल आइसक्रीम है, तो ये सही ऑर्डर हमारा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सिनोनियम बताना है बुल्ली का। आसान वर्ड है, कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। बुल्ली का मतलब होता है एक तरीके से दबंग, उड़ दबंग दबंग दबंग, हाँ वही वाला, जो थोड़ा सा धौंस दिखाता है, दबंग टाइप का व्यक्ति जो होता है, ठीक है। ये एडजेक्टिव के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। ऑप्रेसर, इसके लिए सिनोनियम हम लोग ढूंढेंगे, सिनोनियम ही ढूंढना है ना, हाँ, ऑप्रेसर इसके लिए सिनोनियम ढूंढ सकते हैं। ऑक्सन आप जानते हैं, बैल
जो होता है हमारा उसको बोलते हैं कोडल। क्या होता है? कोडल का मतलब होता है लाड प्यार, लाड प्यार, प्यार प्रेम, ठीक है। अच्छा, प्लो का मतलब होता है ज़मीन को एक तरीके से तैयार करना, ओके। या फिर आप हल होते थे पहले के टाइम पे जिनमें बैल जो होते थे, ऑक्सन जो हमारे होते थे, वो दो लगते थे और फिर जुताई एक तरीके से तैयार किया जाता था खेत को उस तरीके से। अब तो ट्रैक्टर से करते हैं, ठीक है। थैंकफुल का सिनोनियम बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सीरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही मैंने कहा था। शिफ्ट नंबर फर्स्ट, डेट है 17/09/24, क्वेश्चन नंबर आपका 9, और फिर आंसर का ऑप्शन ABCD, और फिर उसको लिखना है। उसके तो क्वेश्चन भी लिख देना और इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी लिख देना। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो ब्लैंक्स में फिल किया जा सकता है। राम वेंट टू बाय एन आइसक्रीम, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं थी। ये दे रखा है हमें एक सेंटेंस, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इसमें एरर हमने ढूंढनी है। डॉक्टर जिन्हा गिन्हा, जो भी आप इसको पढ़ना चाहो, हैज़ ब्रोट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। इन्होंने जो है ना ये लेके आए, ब्रोट अबाउट, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? फ्रेजल वर्ब की बात हो रही है एक तरीके से। ये इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है थर्ड, बट ये तो थर्ड ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं, दिमाग से निकला, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है ना वो ब्रोट अबाउट नहीं होता, ब्रोट आउट होता है। ब्रोट आउट मतलब लेके आना, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। जब किसी नई चीज़ को हम लेके आते हैं तो उसके लिए आप ब्रोट अबाउट नहीं कहते, ठीक है, ब्रोट आउट कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पूछा गया है कि कौन से जो है आपके ऑप्शन में दिक्कत है। तो ब्रोट अबाउट नहीं है, ब्रोट आउट यहाँ पे हमारा रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा, करना है मतलब ठीक उसको। अच्छा, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। हिज बिहेवियर वैक्सेस मी समटाइम्स, तो यहाँ पे वैक्सेस दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है, उसको हम इज एम आर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। मी का ही हो जाएगा, आई हो जाएगा। अच्छा, मी का आई हो जाएगा क्या? ठीक है, आई से एक ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, थर्ड, चेक कर लो इसको। आई के साथ एम लगना है, ठीक है। समटाइम्स बीच में ही रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बाय, और उसके बाद क्या है उसका बिहेवियर। सर ये हिज क्यों नहीं चेंज हो रहा? ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है भैया, इसलिए ये हिज चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हिज यहाँ पे ही चेंज होना चाहिए था, तो ठीक है। ये हिज जो है चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है आपका। पॉजेसिव प्रोनाउन होता तो ये अकेला होता, ठीक है। और ये पॉजेसिव प्रोनाउन अगर होगा तो अकेला होगा, ठीक है। और ये पीछे आ सकता है, ये सब्जेक्ट के रूप में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, और ये स्पेलिंग एरर के बारे में बात करता है। चारों जो सेंटेंसेस हैं उनको हम ले लेते हैं। देखना पड़ेगा भाई किस में दिक्कत है, कहाँ पे स्पेलिंग की दिक्कत आपके कहने की कोशिश कर रहा है, इसको देख लेते हैं। द होस्ट इंस्टीट्यूशन की स्पेलिंग देख लेना भाई, कहीं गड़बड़ तो ना हो, ठीक है। उसके बाद मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट्स विद एकोमोडेशन एट ए सब्सिडाइज्ड रेट। ये स्पेलिंग पे डाउट रखना, सब्सिडाइज्ड मेरे ख्याल से ठीक है, डाउट में एक स्पेलिंग रखना। द ऑकरेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इसको काफ़ी पूछा जाता है, और पीछे के टेस्ट को आप उठा के देख सकते हो, वहाँ पे पूछी जा चुकी है। अच्छा, ऑफ द लूनर एक्लिप्स इज़ ऑफन मिस्ट्री ठीक है फॉर चिल्ड्रन। द बॉस एड्रेस्ड का भी देख लेना, डबल डी है, डबल एस है, ठीक है। मीटिंग रेल लाइन्स गो पैरेलल, वेरी गुड। यही स्पेलिंग में दिक्कत होगा। अभी स्पेलिंग को ध्यान से देखो, ACCOMM आएगा, एकोमोडेशन, ठीक है, ओके है, एकोमोडेशन। ये तो ए ऑप्शन में आपका यहाँ पे गड़बड़ आपको देखने को मिलेगा। लेबर का सिनोनियम बताना है। अब तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि सारे
को मैं आपके ऊपर भी छोड़ सकता हूँ, है ना। कुछ इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग अभी पहुँच चुके हैं ना। तो लेबर का आपको सिनोनियम बताना है, लेकिन यहाँ पे एक दो वर्ड्स हैं जो थोड़े से अलग हैं। एक्चुअली 3 वर्ड्स हैं। तो लेबर आपको पता है कि लेबर यहाँ पे आप नाउन के रूप में लोगे तो इसका मतलब मेहनत या श्रम आप ले सकते हो, ठीक है। मैश क्या होता है? मैश का मतलब होता है जाल, जाल जो जाल में फंसते हैं। डेलियंस क्या होता है? नाउन वर्ड है। डेलियंस का मतलब होता है भोग विलास जिसको बोलते हैं। अरे भाई सीधी बात है, मौज मस्ती बोल लो, ठीक है, मौज मस्ती। टॉयल क्या होता है? टॉयल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत। क्या? मेहनत। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? बी है। और रिलैक्सेशन नाउन के रूप में लोगे आराम, ठीक है, आराम। लेकिन यहाँ पे श्रम के जो है सिनोनियम श्रम ही आएगा और टॉयल इसका जो है एक तरीके से मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 15th। ये कहता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस अंडरलाइन सेगमेंट को। टू द जनरल पब्लिक विलियम वॉज बेस्ट एज ए क्रूसेडर फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट्स। अच्छा, जनरल पब्लिक में विलियम जो है उनको बेस्ट तरीके से जाना जाता है एक क्रूसेडर के रूप में, जो पीस के लिए पीस और एज एन एडमायर्ड क्रिटिक, उसको क्रिटिक रूप में भी एडमायर्ड किया जाता है। अबाउट नहीं होगा यहाँ पे, अबाउट नहीं होगा क्योंकि आगे फिर क्रिटिक किस रूप में करते हैं वो क्रिटिक्स, वो आलोचना किसकी करते हैं? सोशली करते हैं, पॉलिटिकल भी कर देते हैं, एथिकल सब्जेक्ट्स पे भी अपनी जो क्रिटिक्स हैं उनको वो एक तरीके से क्या करते हैं? लिखते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे एक तरीके से दिखाया जाता है ना। तो वो अबाउट नहीं करते, वो ऑन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा, फॉर पीस एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक ऑन, ना कि अबाउट, ठीक है। ओके, बाकी ऑप्शंस को मुझे देखना ही नहीं है। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि अंडरलाइन कर रखा है ईडियम, उसका मतलब बताना है। और ये सेंटेंस शुरू हो रहा है यहाँ से। इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, वी वर थैंकफुल इफ़ वी कुड कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर। उन दिनों की बात है जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे लग्जरीज़ को, इतनी मौज मस्ती वाली ज़िंदगी को, जब हम बहुत थैंकफुल थे अगर हमें कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर हो जाता था। तो कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अगर हम भूखे नहीं मरते थे तो, अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है। कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है? हम जो है भूखमरी से बच जाते थे, भूखमरी से बचना कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देखने को मिलता है एंटायर। एंटायर मतलब कंप्लीट, और इसका एंटोनियम बताना है। इसका कंप्लीट का एंटोनियम बताना है। तो इनकम्प्लीट बता सकते हो क्या? ठीक है, बिल्कुल सही है। इनग्रेस क्या होता है? आंसर नंबर सी आ गया इसका। इनग्रेस क्या होता है? इनग्रेस का मतलब होता है जब हम कहीं पे एंट्री करते हैं, प्रवेश, जब हम कहीं पे एंट्री करते हैं, ठीक है। थोरो, थोरो का मतलब क्या होता है? विस्तृत, एनॉर्मस, ठीक है, विशाल इसको बोल सकते हैं हम लोग। अनडिवाइडेड आपको पता है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता या नहीं किया गया है। ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। अगर सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन आप जो है लिख सकते हो, डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, योर बॉस विल नॉट रिकग्नाइज योर एफर्ट्स। देखो, हाउ हार्ड वर्क यू, भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की बात नहीं हो रही। आप यहाँ पे यू को वर्क की जगह पे लेके जाओ, वर्क को यू की जगह पे लेके जाओ, ठीक है, तब ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में दिक्कत है, वर्क यू की जगह पे और यू वर्क की जगह पे। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक कर रखा है, ये ठीक कर रखा है, ठीक है। तो ये वाली बात हमारी ठीक हो जाएगी, इस तरीके से होगा। अब इसमें एरर नहीं छोड़ रखा है इसने, इसमें इसने ये नहीं पूछा कि एरर कहाँ पे है। एरर तो इसने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे है, लेकिन उसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये बताया इसने, ठीक है।
ये वाली चीज़ हमें कही है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19th क्वेश्चन हमारा कहता है कि उस ऑप्शन को ढूंढना है जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है इस अंडरलाइन सेगमेंट को जो कि सेंटेंस का है। अच्छा, माई कज़न वर्क्स डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, वेल ऑफ टीयर्स अराउंड द क्लॉक, ग्रेट डीलिंग अ हैंडफुल। तो यहाँ पे कहने का मतलब इसका क्या है? अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब क्या है कि उसने है ना एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, वो दिन रात मेहनत करता है या करती है। कज़न से पता नहीं चल रहा है ना कौन है ये, तो वो दिन रात मेहनत करता है या करती है, क्योंकि उसको क्या करना है, अचीव करनी है सक्सेस उसकी ज़िंदगी में। ठीक है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है डिस्करेज का, डिस्करेज का अपोजिट वर्ड ढूंढना है। इंस्पायर्ड, एडमायर्ड, एनर्जेटिक या फिर डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे हमारा अपोजिट वर्ड इंस्पायर्ड हो जाएगा। ठीक है, फीलिंग इंस्पायर्ड सी फाइनली फाइंड्स द मोटिवेशन फॉर परसुइंग हर गोल। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करती है, उसको आखिरकार मिल जाता है एक मोटिवेशन उसके गोल को अचीव करने के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं 21 to 25। एज यूजुअल हमारा जो क्लोज टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी हम इसको कोशिश करते हैं, बिकॉज़ ये एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है एक तरीके से जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी कैन ट्राई, हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसको समझने की मिल के, दोनों, आप जो भी देख रहे हैं और हम लोग। ठीक है, बिकॉज़ अगर कोई गलती सलती या इस तरीके की चीज़ होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको सुधार सकते हैं ना, हम लोग मिल के। आई हैव रिकरिंग ड्रीम, मैं जो है रिकरिंग करता हूँ ड्रीम को, मतलब क्या आता है कि हमें बहुत सारे सपने आते रहते हैं। आई कर रखा है तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ इस बात को, राइटर कहते हैं हमारे, तो मुझे बार बार सपने आते रहते हैं। एक्चुअली हमें क्या होता है, आई हैव अ फ्यू, अगर उनमें से कुछ सपनों की बात करें, वन इज़ अबाउट डिसमेम्बरिंग a body, I had rather not get into it, but the dash pertinent one is about the college। इस डैश में क्या आना चाहिए, बेटर, बेस्ट, स्ट्रॉन्ग या फिर मोर। देखो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा हिंदी की तरफ चले जाते हैं। क्या कहता है कि मुझे बार बार बहुत सारे सपने आते हैं, एक्चुअली हम सबको ही आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सपने होते हैं जो, एक तो क्या होता है कि आई हैव अ फ्यू, मतलब बहुत सारे होते हैं, जो वन इज़ अबाउट डिसमेम्बरिंग अ बॉडी, आई हैड रेदर नोट गेट इनटू इट। मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम डर जाते हैं, इस तरीके के सपने आते हैं कि मेरी बॉडी टूट के बिखर गई है, कुछ उस तरीके का कुछ कहना जाता है। जनरली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है, ठीक है, लेकिन कुछ इसी तरीके का है। अच्छा, बट द पर्टिनेंट वन इज़ अबाउट कॉलेज। लेकिन अगर घूम फिर के मैं इसके सेंट्रल आइडिया पे आऊँ और इस फिलअप के आंसर को ढूंढने की कोशिश करूँ, तो मैं यही कह सकता हूँ, यानी कि हम लोग यही डिसाइड कर सकते हैं कि, लेकिन ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे सपने हैं, बहुत सारे, तो मोर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। बट द मोर पर्टिनेंट, जो प्रासंगिक रूप से एक सपना है, उसके बारे में ये बात करेगा यहाँ पे, और वो है इसके कॉलेज के बारे में, यानी कि वो है मेरे कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो उस सपने के ऊपर ये बात करेगा पूरे के पूरे पैसेज में, ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या आया, मोर आया। इट इज़ द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड आई हैड सडनली डैश दैट देयर इज़ अ क्लास आई फॉरगेट टू अटेंड एवर एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर द फाइनल एग्ज़ाम। मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली कि ये है ना, मतलब वो होता है ना एक बेवकूफ़ी भरी जो है बात है। मतलब क्या होता है कि मान लो अब हम लोग पढ़ते थे जब स्कूल कॉलेज में, तो उस समय पे हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था कि कब यहाँ से निकलेंगे, ये दुख भरी ज़िंदगी है, कब हम यहाँ से निकलेंगे। और निकलने के बाद हमें ये लगता है कि नहीं यार, वो वाली ज़िंदगी सही थी। लेकिन ये बंदा ये बोल रहा है कि वो ज़िंदगी सही नहीं थी, लेकिन अभी निकलने के बाद हम लोग बोलते हैं ना कि वो ज़िंदगी सही थी। तो ये नहीं बोलता, कुछ इस तरीके का इसका कहने का मतलब है, जो मुझे समझ में आया। आप लोग भी अपने विचार रख सकते हैं। तो इट इज़ द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर के लास्ट की बात है। एंड आई सडनली डैश, और मुझे अचानक से क्या होता है,
मुझे रियलाइज़ होता है, प्रेज़ होता है, ऑफ़र होता है या प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस का तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं आ रही। मुझे महसूस होता है, रियलाइज़ होता है। मैंने महसूस किया या रियलाइज़ किया कि यहाँ पे एक क्लास थी, मतलब एक क्लास थी और जो क्लासेस उस समय पे लगती थी जिसको मैं कभी अटेंड नहीं किया, जिसको मैंने, और जब फाइनल एग्ज़ाम आ गए तो फिर मैं ये सोच रहा था कि अभी एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की बात यहाँ पे कहने की कोशिश हो रही है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बड़ा अजीब सा यहाँ पे आज का कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने है। आई वेकअप पैनिक्ड, माई GPA इन पैरल। मतलब मैं घबरा के एक तरीके से जागता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी GPA जो है, मेरी ग्रेड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में होंगी, क्योंकि क्लास में कभी गया नहीं, पढ़ा कभी है नहीं। जिसको पेपरों के एग्ज़ाम टाइम में ये लग रहा हो कि अभी यार एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे, तो उसकी ग्रेड क्या होगी फिर, आप ये आइडिया लगाओ ना। तो हाउ कुड आई हैव डन दिस, और इसको मैं करूँगा कैसे, या मैं क्या करूँगा अभी, या ये मैंने क्या कर दिया, इस तरीके का कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वाई डू आई सो डैश डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप को किस तरीके से सेटिस्फाई एक तरीके से करूँगा, या मैं किस तरीके से अपने आप से जो है डिससेटिस्फाई क्यों करूँ, किस तरीके से करूँ, मतलब इस तरीके का कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सो वाई डू आई सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंटली, कन्फ्लिक्टिंगली या फिर क्लमजीली। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अच्छा, कन्फ्लिक्ट की बात यहाँ पे है ही नहीं, कन्फ्लिक्ट में तो बंदा है ही नहीं, ये तो बच गया क्या, कंसिस्टेंटली। मतलब कहने का इसका क्या है, सेमेस्टर के लास्ट में ये सोचता है कि मुझे अचानक से समझ में आया कि क्लास भी लगानी थी कभी, तो परीक्षा मुझे देनी होगी, अब तो देनी ही पड़ेगी क्योंकि परीक्षा पास आ चुकी हैं। ठीक है, मैं घबरा के जगा और मुझे लगा कि मेरी जो ग्रेड्स हैं वो खतरे में हैं। ये मैंने क्या कर दिया या कैसे कर दिया, मैं खुद को कंसिस्टेंटली मतलब लगातार इतना असंतुष्ट क्यों करता हूँ। यस, वेरी गुड, अब ठीक थोड़ा सा समझ में आ रहा है। देन आई रिमेंबर, तभी मुझे याद आया, ठीक है, तभी मुझे याद आया, क्या याद आया, आई हैव नॉट बीन इन द कॉलेज इज़ मोर देन आ डिकेड। अबे बेवकूफ़ इंसान, तभी मुझे याद आया कि मैं है ना 10 साल से कॉलेज में ही नहीं गया, या 10 साल से मैंने कॉलेज का तो मुंह तक नहीं देखा, तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा, या इस तरीके का कुछ कह रहा है। ठीक है, ओके, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ भाई, मैं इसका एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा, बट देख लेते हैं यार जिस भी तरीके से हो सकता है। समवन विद डैश नॉलेज, कोई हो सकता है जो डैश नॉलेज के साथ ऑफ माई एकेडमिक करियर माइट पॉइंट आउट दैट दिस nightmare scenario is not that far removed from my actual collegiate experience, and that at certain time in my life it did not take the magic of me completely slumber find to unprepared for final मतलब एग्ज़ाम्स की यहाँ पे बात एक तरीके से कर रहा है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये अपने आप से जो है थोड़ा सा नाराज़ है, अपने आप से डिससेटिस्फाइड है, हमेशा अपने आप को डिससेटिस्फाइड करता रहता है एक्चुअली। मतलब अब ये कह रहा है कि कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट बोल लो या कोई भी व्यक्ति जो मेरे एकेडमिक करियर की क्या करता हो जो मेरे एकेडमिक करियर की इंस्टिगेट, डिस्टेंस, रिमोट या फिर ब्लैंक, जो मेरे एकेडमिक करियर की क्या रखता हो, डिस्टेंट, इंस्टिगेट, रिमोट या फिर ब्लैंक। चलो देखते हैं, एक बार फिर देखेंगे इनमें से क्या हमारा आंसर हो सकता है। मेरे करियर की नॉलेज जो है, इस तरीके से जानकारी अगर उसको हो तो ये इंडिकेट करता है, ये संकेत देता है हमें कि वो जो है एक तरीके से बुरे सपने के जैसा है, रियलिटी जो है कुछ और ही है, और मेरे कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अलग, कुछ इस तरीके का कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ अलग है, या जीवन के कुछ ऐसे पल रहे हैं मेरी ज़िंदगी में जो पूरे तरीके से, मैंने जब नींद भी खो दी थी तो बिना परीक्षा के तैयार ना होने का एहसास हुआ मुझे कुछ इस तरीके से। तो मतलब
ये जो है कुल मिला के एक तरीके से कंफ्यूज्ड है और मुझे भी इसने आज कंफ्यूज कर दिया है। इसका भाई आप लोग मुझे लगा के बताना, मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, गालियाँ तो मुझे दोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। एंड वेल डैश ऑफ वट मे और मे नॉट बी ट्रू ऑफ माई पर्सनल स्कूलिस्टिक रीगर। अच्छा, आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस ड्रीम इज़ क्वाइट अ कॉमन वन। अच्छा, कुछ कुछ यहाँ पे बात समझ में आ रही है। अगर बात करूँ मैं मेरी मेरी पर्सनल जो सोच है, यानी कि पर्सनल जो स्कूलिस्टिक रिगर है, मतलब पर्सनली जो मेरी क्या बोलते हैं उसको, रिगर होता है वैसे कठोर, मतलब जो मेरी व्यक्तिगत शैक्षणिक कठोरता के बारे में अगर जो कुछ भी मैं कहूँ सच भी है या नहीं भी है तो उस पर मुझे डाउट है, तो वो जो है क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो नेवरदलेस या फिर नाउ विद स्टैंडिंग या फिर इन सो मच, इन मच या फिर रिगार्डलेस, तो रिगार्डलेस ही बोल सकते हैं। एंड वेल रिगार्डलेस ऑफ वट मे और मे नॉट बी ट्रू ऑफ माई पर्सनल रिगर। हाँ ठीक है। आई सस्पेक्ट द स्कूल स्ट्रेस, मतलब मुझे ये लगता है कि स्कूल के जो तनाव भरे जो हमारे स्कूल के टाइम पे जो सपने हैं ना, वो सबके लिए कॉमन है। मुझे तो है ना एक ही बात इसकी पसंद आई कि स्कूल के टाइम पे मुझे तो वैसे कोई फील नहीं हुआ ऐसा कुछ, एवरेज स्टूडेंट रहा था मैं स्कूल में, बट इसकी मान लेता हूँ मैं बात, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। बिकॉज़ हम है ना थोड़ा सा कई बार जैसे मैथ्स हो गया, जिसको मैथ्स से थोड़ा सा डर लगता है, जनरली स्टूडेंट्स को मैथ्स से डर लगता है, साइंस से भी हो सकता है, इंग्लिश से भी हो सकता है तीसरे नंबर पे। तो जब हम थोड़ा सा हमें डर होता था कि आज मैथ्स के टीचर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पेश होंगे हमारे सामने, तो हम उस समय पे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो वो वाली चीज़ इसकी मान सकते हैं हम लोग। बाकी मैं इन रियलिटी इस पूरे पैसेज से अनसेटिस्फाइड मैं हूँ, ये तो था कि नहीं था, लेकिन मैं हूँ भाई, ठीक है। और इसके लिए मुझे आपसे सॉरी पहले ही फील कर लेना है कि मैं आपको ये अच्छे तरीके से समझा नहीं पाया, लेकिन ट्राई करेंगे नेक्स्ट किसी टाइम पैसेज ओनली को जब हम कहीं पे लेंगे या कभी लेंगे तो उस समय पे इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, चलो कोई चुके हैं 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के ऊपर, राइट। ऑलरेडी शेयर कर दी जा चुकी है स्किल आईक्यू के टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं आप अपने पीडीएफ को, ठीक है। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको वीडियो के फॉर्मेट में अगर आंसर्स को देखना है, समझना है, तो आप यहाँ पे वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्ज़ी है, आप जो है क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से भी आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, राइट। ओके, अच्छा, उससे पहले मैं प्रमोशन कर दूं, अपना दूसरा चैनल है शिक्षा और अध्ययन, ठीक है। ये YANAYAN कुछ इस तरीके का मैंने स्पेलिंग में कई बार गड़बड़ कर रखा है, कहीं पे कुछ किस तरीके का लिख रखा है, आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, मैं वेट कर रहा हूँ कि उसके फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएँ, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड शिफ्ट 17 सितंबर 2024। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को हमने ढूंढना है जो कि अपने इस इडियम के लिए हो, टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब हो किसी सीक्रेट को रिवील करना, ठीक है। कोई बात है जो सबको पता नहीं चलनी चाहिए थी और वो बात आप जो है अंधेरे से निकाल के उजाले में ले आए। मतलब क्या है कि कोई सीक्रेट आपने क्या कर दिया, उजागर कर दिया, किसी गुप्त रहस्य को आपने क्या कर दिया, सबको बता दिया। टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशन, टू डिस्क्लोज, टू लाइटन या फिर टू डिसएंगेज। टू डिस्क्लोज यहाँ पे हमारा सही आंसर यहाँ पे एक तरीके से रहेगा, ठीक है, टू ब्रिंग टू लाइट का। नेक्स्ट हमारा आता है जम्बल्ड ऑर्डर में, हमें सेंटेंसेस दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनके लिए हमने एक जो है सीक्वेंस ढूंढना है ABCD ऑप्शंस में से कि उसका एक प्रॉपर एक सेंटेंस मीनिंगफुल कैसे बनेगा। देखते हैं। फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स स्प्रेडिंग, मतलब ये पहले नंबर पे नहीं आएगा, ए पहले नंबर पे नहीं आएगा, ठीक है। ए पहले नंबर पे आएगा,
अच्छा आएगा भाई, सब में ए है, क्या बात कर दिया आपने भैया, ये तो बहुत गलत बात होगी थी। ए तो पहले नंबर पे ही आएगा। अच्छा कोई बात नहीं। फॉल्स न्यूज़ एंड वेबसाइट्स, वेरी गुड, एक हंसी वाली बात होगी यहाँ पे, है ना। कोई बात नहीं। स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अबाउट पॉलिटिक्स थ्राइव बिकॉज द एडवर्टीजमेंट्स एंड पॉलिटिशियंस एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। मतलब कहने का क्या है कि आपका ए तो पहले नंबर पे है ही है, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें देखेंगे। अच्छा सोचो, फॉल्स न्यूज़ और वेबसाइट्स को जोड़ना है, स्प्रेडिंग तो हो नहीं सकता। अच्छा यहाँ पे जोड़ दो फॉल्स न्यूज़ एंड वेबसाइट्स, फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स, ये एक बात है, और दूसरी बात ये है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो ये एंड के साथ दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, ये दूसरे नंबर पे है हमारा, मतलब ए के बाद डी ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, मतलब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इन दोनों में से हम लोग लगा के देख सकते हैं, पहले ई को लगा के देखते हैं। साइट्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, अच्छा ये साइट्स बहुत सारा पैसा बना रही हैं, और फिर थ्राइव कर रही हैं बिकॉज एडवर्टीजमेंट्स और पॉलिटिशियंस जो है क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं प्रोपेगेंडा को। नहीं 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 नहीं, यह सही बात है, या सही बात है या गलत बात है? नहीं, ये बात ई पे यहाँ पे सूट नहीं कर रही। ई के बाद सी जो है आपका सेट नहीं बना पा रहा है, या जुड़ नहीं पा रहा है एक तरीके से, अच्छे तरीके से उसको जोड़ नहीं पा रहे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे यहाँ पे, और अब इसको बनाएंगे। फॉल्स न्यूज़ एंड वेबसाइट्स, फॉल्स न्यूज़ वेबसाइट्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, उसके बाद थ्राइव करती हैं बिकॉज एडवर्टीजमेंट्स और पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं प्रोपेगेंडा को, किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और बहुत सारे क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। भाई जिस तरीके से हमें यहाँ पे ये जम्बल्ड वाला सेंटेंस थोड़ा सा कर देता है, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है या कुछ इस तरीके का सेंटेंस है, या हम किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी देख के एक्साइट अगर हो जाते हैं, तो उसमें ना हमें बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत जो है देखने को हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके का है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं PQRS, इनको जंबल करना है एक तरीके से, सॉरी असेंबल करना है एक तरीके से, या अरेंज करना है। विलिंग टू गो, अब देखो यहाँ पे कन्फर्म है कि विलिंग टू गो नहीं हो सकता, इज नॉट भी नहीं हो सकता, तो क्यू से सेंटेंस हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता, और पी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। हमारा सेंटेंस आर से स्टार्ट हो सकता है, एस से स्टार्ट हो सकता है, एस से कैंपिंग वैसे भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब इसको मिला दो और बना दो पूरा, माई सन इज नॉट विलिंग टू गो कैंपिंग। अब जो ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, या एक वर्ड के जो एक तरीके से वर्ड्स वगैरह को जोड़ना पड़ता है, तो वहाँ पे आसानी रहती है, बट जिस तरीके का क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, जाहिर सी बात है देखने को मिलती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। होमोफोन एक जैसी सी साउंड वाले सारे वर्ड्स दे रखे हैं, एक जैसी सी साउंड वाले होमोफोन्स होते हैं, और उसमें से कौन सा यहाँ पे फिट बैठेगा। द ओइंटमेंट, ओइंटमेंट एक दवाई बोल सकते हो आप इसको, है। विल हेल्प टू डैश द वाउंड, अब वाउंड को ओइंटमेंट जो है क्या कर सकती है, हेल्प करेगी, तो उसमें ही विल नहीं कह सकते, हील नहीं कह सकते। अच्छा हील कह सकते हैं कहीं ना कहीं, ये हील नहीं हो सकती, ये नील होने का मतलब ही नहीं है, हील ही होगा, क्योंकि वाउंड की बात हो रही है। वाउंड के साथ हम किसको जोड़ेंगे, हील को जोड़ेंगे, क्योंकि ऑइंटमेंट जो है एक दवाई है, जिससे क्या होगा, वाउंड को जो है हीलिंग मिलेगा। और एक और चीज़ यहाँ पे हो रही है, 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे फिट हो रही है आपकी, इस चीज़ को भी आपने देखना है। अब ये और ये जो है नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये ही विल आ जाता है, तो बच गया आपका हील। ठीक है, इसका मतलब रिपेयर करना आप जो है बोल सकते हो, हील्ड, हील्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है हमारा एक तरीके से, राइट। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अच्छा अटैक का मतलब एंटोनियम बताना भाई आप लोग, ये क्वेश्चन जो है मुझे आप क्वेश्चन नंबर 5 शिफ्ट नंबर 2, ठीक है, शिफ्ट नंबर 2
कब की? 17 सितंबर 2024 की का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है सेंटेंसेस का, जम्बल्ड ऑर्डर में दे रखा है, अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में जिससे कि एक कोहेरेंट जो है मीनिंगफुल सेंटेंस आपका बन पाए, ठीक है। बिल्कुल एडजस्ट हो गए हमारे सारे। इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग वट यू हैव इन योर स्टोर और द सर्विसेज यू ऑफर इन योर प्रीमाइसेस। अच्छा, ओवर द ईयर, इसी तरीके के सेंटेंसेस की हम लोग बात कर रहे थे कि थोड़ा सा वो क्या करते हैं, वो टाइम जो है हमारा लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एक तरीके से। एडवर्टाइजिंग, ओवर द ईयर्स एडवर्टाइजिंग हैज़ इन्वॉल्व इनटू अ मेजर इंडस्ट्री दैट गोज बियॉन्ड informing to persuading and influencing. अच्छा, advertising was initially meant to make people aware of the goods available in the market. अच्छा, it is a form of brainwashing consumers. अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, राइट। एडवर्टीजमेंट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम जो है एडवर्टीजमेंट को जो है स्टार्ट करने की यहाँ पे बात आ रही है सबसे पहले, तो आप लोग ऑप्शंस ऐसा उठाओ जो कि पहले नंबर पे हमारा आ सकता है। तो एडवर्टीजमेंट वॉज इनिशियली मीन्ट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अवेलेबल इन द मार्केट। तो मैं सी को पहले नंबर पे रख रहा हूँ। ऑप्शन एक ही है जो सी को पहले नंबर पे रख रहा है। अब इससे रिलेटेड हम जो है इसको पूरा एक तरीके से कंप्लीट एक तरीके से कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का इंट्रोडक्शन दे दिया इसने, बता दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ए आ गया। इट वॉज एज सिंपल एज अनाउंसिंग दैट व्हाट यू हैव इन योर स्टोर और द सर्विसेज यू ऑफर इन योर प्रीमाइसेस। वेरी गुड, ये दूसरे नंबर पे हम लोग रख सकते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, उसके बाद दिया है बी, ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे टाइम जो है बीता है, एडवर्टीजमेंट हैज़ इवोल्व्ड इनटू ए मेजर इंडस्ट्री। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बीता है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इवोल्व होगी। गोज बियॉन्ड इन्फॉर्मिंग टू परसुएडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग, और वो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को परसुएड करती है और इन्फ्लुएंस करती है। वेरी गुड, ये तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। अच्छा, फिर इसका है ना एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, ये ब्रेन वॉश करती है कंज्यूमर्स का, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी एडवर्टीजमेंट आपके सामने आएगी उस जितना दिखता है उतना बिकता है, या जो दिखता है वही बिकता है। इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको जो है देखने को मिल जाती हैं, और यही चीज़ जो है आपकी सही एक तरीके से एडवर्टीजमेंट के ऊपर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसने हमें ये बताया कि हमारा सही सीक्वेंस क्या है इस पर्टिकुलर जंबल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटोनियम बताना है जुडिशियली का। वी शुड प्लान आवर एक्शंस जुडिशियली बिफोर गोइंग टू वॉर। हमें जो है अपने प्लान जो है ना जुडिशियली कर लेने चाहिए वॉर पे जाने से पहले, ओके। वॉर पे जाने से पहले सोच समझ के मतलब हमें जो है करना चाहिए चीज़ों को एक तरीके से इकट्ठा। तो इसका मतलब बनता है सोच समझकर या विवेकपूर्ण तरीके से आप बोल सकते हो। एडजेक्टिव एक्शंस जुडिशियली, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में आपका ये यहाँ पे काम करेगा। तो हमें जो है उसका एंटोनियम हमें चाहिए विवेकपूर्ण तरीके से, तो एडवर्ब के रूप में आपका काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इसका चाहिए एंटोनियम। इसका एंटोनियम आप जो है क्या दे सकते हो, इर्रेवरेंट। इर्रेवरेंट का मतलब क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है आपका, ठीक है। इसका मतलब होता है अप्रासंगिक। अप्रासंगिक क्या होता है? अप्रासंगिक का मतलब होता है जिसमें जो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देता है ना, डिसरिस्पेक्ट दिखाता है। इरेशनल, अतार्किक तरीके से जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको इरेशनल आप एक तरीके से बोल सकते हो, राइट, ओके। उसके बाद आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 कहता है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट भी हमारा एडजेक्टिव होता है, और एक्चुअली इरिटेटिंगली, अच्छा इरिटेट से बना है, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
और इररेलेवेंट का मतलब क्या होता है? अनमैच्ड, जिसका कोई मैच ही नहीं है, जिसका कोई मेल ही नहीं है। और इरिटेटिंगली का मतलब भी आप जानते हैं, जो इरिटेट हो जाए, जो चिढ़ जाए, चिड़चिड़ाहट जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। चिड़चिड़ाहट तो आपका नाउन हो जाएगा, चिड़चिड़े रूप से बोल सकते हो आप लोग, इसका मतलब जो है निकाल सकते हो, ठीक है। राइट है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ तक? ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इर्रेशनल जो है इसका मतलब होना चाहिए, ठीक है। इर्रेशनल जो है इसका एंटोनियम हमारा रहेगा, क्योंकि इसमें तार्किक रूप से अगर इसका सिनोनियम ढूंढने के लिए अगर जाता ये, तो इसका सिनोनियम भी हमारा इसमें तो नहीं दे रखा है, ठीक है। तो विवेकपूर्ण तरीके से जो है हो सकता था। रैशनल जो है इसका सिनोनियम एक तरीके से हम लोग बोल सकते थे। अच्छा, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं ए बी सी डी करके, इनमें से हमने ढूंढना है कि कौन से में ग्रामेटिकल एरर दे रखा है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर देखना है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, बहुत कम ढूंढ पाते हैं हम लोग उसमें, और फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे ना, अगर हम लोग कॉमन एरर्स में एकदम से पढ़ के सेंटेंस को भाग गए तो मुश्किल है एरर का ढूंढना, और अगर हम उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे ना समझ के, तो शायद मिल सकती है। इट इज़ सैड दैट जोसेफ वॉज नॉट रेडी टू गो टू वॉर। कार्ल मार्क्स वॉज a renowned social scientist. Very good. An Indian force are known for their loyalty and integrity. An Indian force, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल है। एक बार चौथा सेंटेंस और देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू वेक क्रिस्टीन अप इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल जो है आपका यहाँ पे गड़बड़ वाली बात है, ठीक है। क्योंकि इसने कहा है इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे या तो यहाँ पे इंडियन फोर्सेस होना चाहिए, या यहाँ पे प्लूरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है आपका यहाँ पे आपको गड़बड़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देयर दे दिया ना, क्योंकि हम इंडियन एक फोर्स की बात नहीं कर रहे, इंडियन फोर्सेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो दो तो चेंज हम करेंगे नहीं, जनरल सी बात है। अगर हम यहाँ पे एस लगा देंगे तो ये पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। अब यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा अगर आप इसको सिंगुलर रखोगे तो, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस क्या निकल रहा है कि इंडियन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, पूरे सारे फोर्सेस की, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसमें कुछ गलती थी। यहाँ पे दे दिया कि अंडरलाइन जो हमारा ईडियम है उसका मतलब बताना है हम लोगों ने, ठीक है। रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस, रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड had not bought her a diamond necklace on their anniversary. अच्छा, पुल्ड अ लॉन्ग फेस, उसने है ना नहीं खरीदा है एक डायमंड का नेकलेस, तो इसका मतलब वो कुछ उदास हुई होगी ज़रूर से। टू बी एफ्यूरिक या फिर टू बी एस्थेटिक, एस्थेटिक तो होगी ही नहीं, इलेक्ट्रीफाइड तो होगी नहीं, गुस्से शायद होना नहीं चाहिए, गुस्से उसको चिढ़ना या गुस्से होना या उदास होना, तीनों अलग अलग एक तरीके से चीज़ें हैं। तो टू लुक सैडन्ड एक तरीके से कहेंगे। वो उस समय पे मेरे हिसाब से, एक्सपीरियंस तो नहीं है बट मेरे हिसाब से उसको गुस्से भी नहीं होना चाहिए, उसको चिढ़ना भी नहीं चाहिए, वो उदास ज़रूर दिखेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर रहेगा। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक, भरना है एक प्रॉपर वर्ड, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग सही हो। सबके सब एक ही चीज़ के लिए लिख रखे हैं और उसमें से एक स्पेलिंग सही है, जो कि हमें सेंटेंस को पढ़ने से भी पता चलेगी। द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड अंडर कंपल्सन फिल्स मी विद, किसके साथ फिल कर देता है मुझे, किसके साथ? रेप्यूगनेंस, ये स्पेलिंग गलत है। रेपिग्नेंस, ये भी स्पेलिंग गलत है। रेप्यूगनेंस ये स्पेलिंग सही है और ये फिर से हमारी गलत है। एक बात तो ये नाउन वर्ड है, ANCE एंडिंग वर्ड है।
दूसरा मतलब इसका मतलब असंगति बोल सकते हो आप लोग, सॉरी असंगति ऐसे लिखते हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अनमैच्ड बोल सकते हो, अनइंटरेस्टेड बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप इसका मतलब घृणा मान सकते हो, ये सब जो है मतलब इसके हो सकते हैं, ठीक है। ओके, द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड अंडर कंपल्सन फिल्स मी विद रेप्यूगनेंस, मतलब एक अरुचि सी या विरोध सा मेरे मन में आ जाता है जब मैं अध पका जो है खाना एक तरीके से खाता हूँ, ठीक है। ओके, कुछ तो उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें से दे रखे हैं चारों वर्ड्स और कोई ना कोई वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है, उसको हमने ढूंढना है। द रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वाइड वेराइटी ऑफ डिशेज, वेराइटी बिल्कुल सही स्पेलिंग है, डिशेज भी सही है और ऑफर्स वैसे ही सही है, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में गलती है। RESTAURANT, अच्छा एक जगह से और गलत कर सकता है उसको, आर के बाद जो ए लिखा हुआ है ना उसको ई लिख के भी हमें दे सकता है। जिस तरीके से पीछे रेप्यूगनेंस की स्पेलिंग लिखी हुई थी ना चारों ऑप्शंस में, इसी तरीके से रेस्टोरेंट की स्पेलिंग चारों ऑप्शंस में लिख के भी पूछ सकता था, कहीं पे कोई गलती, कहीं पे कोई गलती, कहीं पे कोई गलती, ठीक है। इसी तरीके से पूछा जाता है। हमारे पास एक कमेंट्स भी आया था, उसने ब्लैक बुक के 200 टॉप 200 जो है हमारे स्पेलिंग टेस्ट का वीडियो देखा था, और फिर उन्होंने कमेंट किया था कि सर स्पेलिंग्स को याद कैसे करें। याद करना ही नहीं होता, उनको पढ़ना होता है बस। आप ध्यान से जब आप पढ़ोगे तो स्पेलिंग टेस्ट में तो कोई भी पूछ सकता है ना, वो उसकी मर्जी है ना भाई, ये चीज़ है। अच्छा, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल इन द सिटी, तो आप यहाँ पे आ हॉस्पिटल लेके आओगे, आ हॉस्पिटल लेके आओगे, इसको पहचानो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इज एम आर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं इज एम आर प्लस के बीइंग और फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ढूंढ लो, देखो यहाँ पे वॉज दे दिया गलत, यहाँ पे हैज़ दे दिया गलत, यहाँ पे विल दे दिया गलत, यहाँ पे इज बीइंग बिल्ट दे दिया सही। फालतू का डंडा करना ही नहीं है, ठीक है। अब बना के भी देख लो इसको, अ न्यू हॉस्पिटल उसके साथ इज आएगा, फिर बीइंग आना है, और फिर बिल्ट का बिल्ट होता है, बिल्ट कहाँ पे, इन द सिटी, और किसके द्वारा, बाय किसके द्वारा, दे का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, देम होगा, राइट। ओके, इसलिए भी हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ये वॉइस वाला फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ये बता देना मुझे, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। Select the most appropriate option to substitute the underlined part of the given sentence. If there is no need to substitute, select the no substitution option. अगर सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है तो आप नो सब्सटीट्यूशन को टिक कर सकते हैं, बट टिक करने से पहले हमें ये देख लेना होगा कि कहीं इसमें कोई और ऑप्शन का आंसर तो नहीं बन रहा। देखो, as the rulers of the planet, humans like to think that it is the largest creature that will emerge victorious from the struggle of for survival. देखो, यहाँ पे इसने कहा कि रूलर्स जो हैं प्लेनेट के और ह्यूमंस हैं, तो यहाँ पे ह्यूमंस ही जब बोल दिया तो उसके लिए इट यूज़ कर रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई गलती है। अब उसको इट तो बोल दिया इसने, ठीक है, इट बोल दिया, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता, इसका मतलब दे होगा पक्का। अच्छा, फिर क्या करना है, दे के बाद हमारा आर भी होगा पक्का, फिर हमारा क्या है, द लार्जेस्ट क्रिएचर है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री उससे पहले आर्टिकल ए नहीं हो सकता, ठीक है, उसके बाद आर्टिकल द होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा आंसर ही नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ भी बड़ी आसानी से हमने निकाल ली। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। उसके बाद सही ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखे हैं।
Experts acknowledged that some counterfeiting of document, counterfeiting documents का मतलब होता है फेक डॉक्यूमेंट्स का एक तरीके से बनाना, या फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे एक तरीके से बात की जा रही है, ठीक है, ओके। अच्छा, टेक्निक्स आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। अब देखो, एक्सपर्ट्स ने भी एक्नॉलेज किया है इस चीज़ को तो कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स जो बनाते हैं, या फेक डॉक्यूमेंट्स जो बनाने का जो प्रोसेस रहता है लोगों का, तो उसमें जो है ना परेशानी एक तरीके से देखने को मिलती है, और उसको भी काउंटरफीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें से 4 वर्ड्स दे रखे हैं, उसमें से सही आंसर हमारा कौन सा हो सकता है, ये चीज़ हमें जो है यहाँ पे डिटेक्ट करनी है या देखनी है हम लोगों ने, ठीक है। देखो, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है फोर्जरी, ठीक है। फोर्जरी का मतलब क्या होता है? फोर्जरी का मतलब होता है जब हम किसी को धोखा देने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। जब हम किसी को धोखा देने के लिए नकली जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, नकली चीज़ों, असली चीज़ों की जब हम क्या करते हैं, नकल करते हैं, तो इसलिए सही आंसर हमारा फोर्जरी रहेगा। फियास्को, इम्प्रॉम्प्टू और फ्रेंजी बिल्कुल फिट नहीं आएंगे इस सिचुएशन में। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ढूंढो दे हैव बिल्ट। अब यहाँ पे क्या चीज़ होगी हमारी, हैज़, हैव प्लस के क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको चेंज किस में करते हैं, हैज़ या हैव बीन प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। देख लो, ढूंढ लो। अ न्यू ब्रिज हमारा सब्जेक्ट रहेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, द रिवर एक तरीके से इसने सब्जेक्ट यहाँ पे बना के दे दिया, ये तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अच्छा, उसके बाद देखो अ न्यू ब्रिज आया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल के कारण हैव आया था, यहाँ पे हैज़ आएगा, बिल्कुल सही है। ये भी गलत है, ये भी सही है। तो उसके बाद हमारा बीन आना चाहिए, यहाँ पे बीन नहीं है, तो इसलिए ये भी कट जाएगा, ये तो पहले ही कट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बच गया आंसर। अब इसको बना लो, अ न्यू ब्रिज, अ न्यू ब्रिज, फिर आ जाएगा हैज़ बीन बिल्ट, फिर क्या, अक्रॉस द रिवर, और किसके द्वारा, बाय, देगा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। एंटोनियम बताना है और ब्रैकेट में फिल करना है, जो कि स्टेल का एंटोनियम यहाँ पे हमारा आएगा इन 4 ऑप्शंस में से। द शेफ रिक्वायर्स कौन सी स्टेल वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड। सैलेड के लिए स्टेल वेजिटेबल्स नहीं ढूंढनी, हमने सैलेड के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स जो है ढूंढनी है, ठीक है, या ज़रूरत होती है फ्रेश वेजिटेबल्स की, ठीक है। आसान था, 2 नंबर आसानी से मिल गए होंगे। एंटोनियम बताना है रिफ्यूज़ का। रिफ्यूज़ का एंटोनियम आप आसानी से ढूंढ सकते हो, रिप्रेस, अकॉर्ड, बल्क या फिर परमिट, आसानी से ढूंढ सकते हो आप इनमें एंटोनियम। मुझे बताओगे क्या? नहीं, कोई बात नहीं, डिस्कस ही कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक आध वर्ड ऐसा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हो, ठीक है। रिफ्यूज़ का मतलब हो जाएगा मना करना, और परमिट का मतलब हो जाएगा आपको क्या दे दी, परमिशन दे दी। तो यहाँ पे ये वर्ब है, तो ये भी वर्ब है आपकी। रिप्रेस, रिप्रेस भी आपकी वर्ब है, इसका मतलब होता है रोकना। रिप्रेस्ड, रिप्रेस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड। अकॉर्ड भी आपकी वर्ब होती है, ठीक है। अकॉर्डेड, अकॉर्डेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है सहमत होना, जुड़ाव महसूस करना, ये सब मतलब बोल सकते हो। बल्क का मतलब क्या होता है, बल्क्ड, बल्ट होता है, इसका मतलब होता है टू हेजिटेट, आप समझ सकते हो, या फिर बोल सकते हो हिचकिचाना, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, देखना है हमने कहाँ पे गलती हमारी दे रखी है, ठीक है। देखो, द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। भाई इसको तो कोई भी ढूंढ लेगा, गेव अप। गेव अप जो फ्रेजल वर्ब है हमारी, गिव अप, इसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। लेकिन गेव अप नहीं होता भैया, वो फ्रेजल वर्ब, वो होता है गेव आउट। गेव आउट, किसी को प्राइजेस दिए जा रहे हैं ना, तो गेव आउट का मतलब होता है वितरण करना, बांटना, पुरस्कार देना, ठीक है। गेव अप नहीं करना है प्रिंसिपल साहब ने, ठीक है। तो आंसर तो ढूंढ लो भाई, ऑप्शन नंबर ए में है आंसर। राइट नहीं करना, बस हमने ढूंढना है कि एरर कहाँ पे है या किस पार्ट में हमारी एरर थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 94 कैसे लिख दिया इसने, 94 कैसे लिख दिया ये क्वेश्चन के आंसर में। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 19, ठीक है। ओके देखो, इसको सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंसेस नहीं सेंटेंस। ऑलमोस्ट इमीडिएटली they heard the high shrill piercing cry of tires on the side of the road, sorry on the side road, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या है, हाई श्रिल पायरेसिंग क्राई, इसका मतलब क्या होता है, तभी तो हम ढूंढ पाएंगे ना इस चीज़ को कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ही तो ढूंढना है जो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। इसका मतलब होता है चीख या चिल्लाहट, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। चीख या चिल्लाहट आप इसको बोल सकते हो। ये सारे के सारे वर्ड्स जो थोड़े से अजीब से, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। बिसीच, बिसीच क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी से जब हम विनती करते हैं, ठीक है, विनती आप इसको बोल सकते हो। किसी से प्रार्थना, प्रार्थना जब हम किसी से करते हैं, ठीक है, कुछ मांगने के लिए, कुछ लेने के लिए। स्क्रीच क्या होता है, स्क्रीच का मतलब होता है चीख या चिल्लाहट। तो इसका मतलब आंसर हमारा इसका मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये होता है क्रैच ये होता है क्रैच। यहाँ पे ना छोटे बच्चों को रखा जाता है, जैसे कामकाजी महिलाएं होती हैं, क्योंकि हस्बैंड्स, जनरली सी बात है कि हस्बैंड्स जो है काम करने के लिए जाएंगे, विमेंस भी काम करने वाली हों और एकल फैमिली हो, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, शहरों में होते हैं ये, गाँव में तो अब भी यूनाइटेड फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली जिसको मैं कहूँगा मिल जाती है जनरली, ठीक है। और बच्चों को ज़्यादातर जो है चल जाता है काम ऐसे, है ना, लेकिन वहाँ पे नहीं चल पाता और ज़रूरत होती है लोगों को, ठीक है। तो वो चीज़ क्रैच कहलाती है, वहाँ पे बच्चों को छोड़ देते हैं, वहाँ पे केयर टेकर्स होते हैं। ब्लीच क्या होता है, ब्लीच, ब्लीच का मतलब होता है मिलाना एक तरीके से, या अगर साइंस की टर्मोलॉजी है ये, इसका मतलब साइंस की भाषा में देखोगे तो विरंजित करना होता है, विरंजित करना, ठीक है। मिलाना बोल सकते हो, विरंजित करना बोल सकते हो, ठीक है। जिसमें साइंस में वैसे इसका मतलब एक तरीके से कलर को फेड करना या हटाना, लंबी कहानी है। आंसर इसका हमारा सी आ गया, स्क्रीच। इसका हाई श्रिल पायरेसिंग क्राई का मतलब आप बोल सकते हो, यहाँ पे फिट कर सकते हो। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंथेटिक का एंटोनियम बताना है। सिंथेटिक हमारा क्या होता है, सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित, संश्लेषित, ठीक है। आप इसको संश्लेषित ऐसे नहीं लिखते, संश्लेषित। इसका मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो जो केमिकल चीज़ों से जो है एक तरीके से बना हुआ होता है, केमिकल मटेरियल, है ना, बहुत सारी। वैसे संश्लेषण और संश्लेषित का मतलब होता है इकट्ठा करना बहुत सारी चीज़ों को मिलके। सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इसका बिल्कुल उल्टा, प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है। ओके ओके, नेचुरल, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल, नेचुरल इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा, और ये इसका सिनोनियम, ठीक है। आर्टिफिशियल इसका सिनोनियम, आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम होता है, और सिंथेटिक का मतलब भी कृत्रिम एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, या संश्लेषित बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस्ड का मतलब आप जानते हैं, प्रोसेस्ड का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड का मतलब क्या बताना है। उसके बाद इमिटिएशन का मतलब भी आप जानते हैं, इमिटिएशन, नकल एक तरीके से आप बोल सकते हो। अब आ जाओ क्लोज टेस्ट के ऊपर। थोड़ा सा आज का भी क्लोज टेस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप की कैटेगरीज में हम लोग इसको गिनना चाहेंगे। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। द एडवर्स आ रहे हैं दोनों। द एडवर्स डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आर इंक्रीजिंगली ड्राइवन ह्यूमन मोबिलिटी द वर्ल्ड ओवर, पर्टिकुलरली इन कंट्रीज विद, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, विद हाई एक्सपोजर एंड लो डैश कैपेसिटी। तो पहले में क्या फिट करेंगे इनमें से, रिनोन्स, अफेक्ट्स, इफेक्ट्स या फिर प्रैक्टिस।
अब यहाँ पे द एडवर्स क्या होते हैं, द एडवर्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स। ये तो वैसे भी पता चल जाता है पढ़ने से ही। अच्छा, दूसरा क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब जो विपरीत प्रभाव पड़े हैं हमारे पर्यावरण के ऊपर, ठीक है। और एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हुआ है, जलवायु जो एक तरीके से परिवर्तन आप इसको बोल सकते हैं, जिससे पर्यावरण का नुकसान एक तरीके से आप बोल सकते हो हुआ है, और वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जिससे ह्यूमन जो मोबिलिटी है उसको भी प्रॉब्लम आपको एक तरीके से देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली इन कंट्रीज विद हाई एक्सपोजर एंड लो, क्या, पर्टिकुलरली उन कंट्रीज में जिनका हाई एक्सपोजर है और लो क्या है, एडेप्टिव, एडोप्टिव, मिनिमम या फिर अफेक्टिव। तो यहाँ पे एडेप्टिव है, जिनका हाई, लो क्या है, एडेप्टिव है। मतलब क्या है कि एडेप्टिव, एडेप्ट करना मतलब क्या है कि वो जो है क्या नहीं कर पाते, क्या बताऊँ इसके लिए एक वर्ड, अनुकूल, अनुकूल यानी कि एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ठीक है। मतलब वो अनुकूल नहीं कर पाते। अब देखो कैसे नहीं कर पाते, क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्या कर पाएंगी वहाँ पे, जो जनसंख्या, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब हम किस किस चीज़ को गिने, बस सीधा सीधा मैं एक सेंटेंस में अगर आपको समझाना चाहूँ कि वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे चीज़ों को, अगर एनवायरमेंटल एक तरीके से डिफेम एक तरीके से हो रहा है, या पोल्यूशन एक तरीके से जिसको आप बोल सकते हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे आप उसको एक तरीके से क्या कर पाओगे, आप उसको एक तरीके से एडजस्ट कर पाओगे। बट जैसे हमारी कंट्री है, या मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में इंडिया, चाइना, या पॉपुलेटेड जो कंट्रीज़ हैं, चाहे छोटी कंट्रीज़ ही क्यों ना हो, वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, या एडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एडेप्टिव बोल रखा है कि लो एडेप्टिव जो कैपेसिटी है वो इसको हाई एक्सपोजर और लो एडेप्टिव जो एक्सपोजर जो कंट्रीज़ हैं वो इसको क्या नहीं कर पाएंगी, बियर नहीं कर पाएंगी, सहन नहीं कर पाएंगे। दिक्कत वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। While most climate related mobility currently occurs within countries, dispersion and deterioration rating environments can also compel people to seek a livelihood elsewhere through dash migration। तो फिर देखो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे आपके जो पर्यावरण है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो एडेप्ट कर पाता है चीज़ों को, या जो भी पर्यावरण का क्षरण हानि जिस तरीके से हो रही है, जो पर्यावरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से अगर वो नहीं एक तरीके से झेल पाता है, तो आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पे, रिगार्ड, फास्ट, फिक्सेट या फिर इरेगुलर। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, रिगार्ड तो वैसे ही नहीं कर सकते, तो इरेगुलरिटी वहाँ पे आपको देखने को एक तरीके से मिलती है। मतलब क्या है कि वहाँ पे देखो एनवायरनमेंट अगर ठीक नहीं है तो और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव एक तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप जो है फिल कर सकते हैं। व्हाइल क्लाइमेट चेंज negatively impacts everyone, everywhere, those already in vulnerable situation due to geography, poverty, gender, age, disability, origin or other status, including migrant women who dash climate sensitive livelihood and children who are less able to survive extreme weather events are at the greatest risk of suffering harm। बिल्कुल सही बात है ये तो। अच्छा, यहाँ पे डिपेंड फ्रॉम, डिपेंड एट, डिपेंड ऑन, डिपेंड इन। अच्छा, डिपेंड तो आना ही है, लेकिन हमारा उसके साथ क्या आना है। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन होती है डिपेंड के साथ, क्या, ऑन। क्या होती है डिपेंड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन, ऑन होती है, ठीक है, ओके। दूसरी बात यहाँ पे आप इसको फिट भी करके देख सकते हो, इंक्लूडिंग माइग्रेंट वुमेन हु डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं क्लाइमेट जो सेंसिटिविटी है उसके ऊपर, या क्लाइमेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड एक तरीके से हमारी कर रही होती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिपेंड ऑन जो है यहाँ पे रख सकते हैं, ओके।
चार्जिंग देना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फ़ोन बंद हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका फिलअप देखने को मिल रहा है, इट इज़ डैश, इट इज़ ऑप्शनल, सेकेंडरी, रेसिस्टेंस या फिर इम्पेरेटिव। ये जो ऑप्शनल है ही नहीं, जब आप पर्यावरण की बात करोगे तो ऑप्शनल कैसे हो सकता है, और सेकेंडरी भी नहीं हो सकता, रेसिस्टेंस भी नहीं हो सकता, ये तो इम्पेरेटिव है, ये तो ज़रूरी है, इससे ऊपर ज़रूरी चीज़ तो है ही नहीं। It is imperative to recognize this reality and take meaningful action to protect the human rights of those most affected by climate change, including किसको, migrants को। ठीक है, तो इस तरह थर्ड शिफ्ट आपकी सितंबर 17 की 2024 की थर्ड शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि सिनोनियम बताना है हमने, जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका। आई वॉज कम्प्लीटली mesmerized बाय द परफॉर्मेंस। mesmerized का मतलब क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही हो गया ना। इसका मतलब होता है अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड एक तरीके से मंत्रमुग्ध, आकर्षित, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं आकर्षित। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो इरिटेटेड यहाँ पे हो ही नहीं सकता, बोर भी नहीं हो सकते, एनोइड, अरे सिनोनियम ढूंढना है, एनोइड भी नहीं हो सकते, तो फैसिनेटेड होंगे हम। फैसिनेटेड का मतलब भी यही होता है, एक तरीके से अट्रैक्टेड बोल सकते हो, आकर्षित बोल सकते हो, मोहित होना बोल सकते हो। ठीक है, मोहित होना भी आप इसको जो है एक तरीके से बोल सकते हो, राइट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईडियम का मतलब बताना है ईजी डज इट का। ईजी डज इट क्या होता है? ईजी डज इट का मतलब होता है किसी को भी कुछ धीरे धीरे और सावधानी से करने के लिए कहना। टेक इट ईजी सुना होगा आपने, टेक इट ईजी, इसका मतलब होता है थोड़ा सा आराम से काम करना भाई, सोच समझ के। उसी तरीके का कुछ ईजी डज इट होता है कि आप जो है थोड़ा सा स्लोली और अच्छे तरीके से आपको संभल के जो है आपको काम करना चाहिए। यूज टू टेल समवन डू समथिंग रियरली, नहीं। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग वायलेंटली, होगा ही नहीं, वायलेंटली नहीं, कर दिया काम ख़त्म। यहाँ पे रेयरली ने कर दिया काम ख़त्म। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, यस दिस इज़ द राइट आंसर। स्लोली और केयरफुली किसी भी काम को करना। यूज टू टेल टू डू समथिंग हॉरिडेडली, हरीडली या हॉरिडली, तो ये तो हरीडली नहीं है, हॉरिडली है, तो ये भी यहाँ पे काम खराब हो गया। तो तीसरा जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सही हो जाता है। कैंडिड का आपने एंटोनियम बताना है। कैंडिड का मतलब होता है हमारा बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है, या आप एक तरीके से बोल सकते हो ईमानदार, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। स्पष्ट, स्पष्ट किसी व्यक्ति को डिनोट करके अगर हम कैंडिड बोलें तो जो है एक तरीके से स्पष्टवादी बोल सकते हैं, और किसी व्यक्ति को ही डिनोट करके बोलेंगे तो ईमानदारी, उसके गुण को बोल सकते हैं। आप लोग गुण को कह रहे हो ईमानदारी, तो आप एडजेक्टिव कहोगे, और अगर आप इसको नाउन के रूप में लोगे, ईमानदार बताओगे उसको, तो आप जो है नाउन के रूप में आप जो है लोगे। ठीक है, ये बोल सकते हो। उसके बाद टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर का मतलब होता है बिल्कुल सौम्य। ठीक है, बिल्कुल सौम्य। डिसऑनेस्ट का मतलब आपको पता है, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल जो है बेईमान। हमें बताना क्या है, एंटोनियम बताना है। ये तो ईमानदार हो गया, ये बेईमान हो गया। अब तक आंसर हमारा ये निकल के आ रहा है। गलीलेस, गलीलेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्कपट। ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सिनोनियम हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इररेलेवेंट जो मतलब बिल्कुल ही अनमैच्ड है, जिसको मैच ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है इस जो है सेंटेंस के अंदर, और नीचे जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसी सेंटेंस में से निकाल के, तो वो हमने बताना है कि हमारी जो स्पेलिंग है वो कौन सी सही एक तरीके से यहाँ पे होगी, राइट। देखते हैं। एजुकेशनल, एजुकेशनल इसमें है, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है एजुकेशनल की। टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी, वेरी गुड, ये भी ठीक है स्पेलिंग। हैज़ बिकम आ नेसेसिटी, यहाँ पे इसको ऐड में रखो, नेसेसिटी में गड़बड़ है स्पेलिंग में। ठीक है,
नेसेसिटी में है, हाँ वेरी गुड, इसी में स्पेलिंग में गलती है, ए हमारा आंसर जो है आ जाएगा। वन डिज़ायर्स, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट भी स्पेलिंग हमारी बिल्कुल ठीक है, आउटपुट बोल सकते हो। तो नेसेसिटी में डबल एस आएगा, ठीक है, नेसेसिटी में डबल एस आपका आएगा, ठीक है, तो ये स्पेलिंग आपकी ठीक हो जाएगी। कट कॉर्नर्स, बहुत बार आपने ब्लैक बुक की सीरीज़ को फॉलो किया है तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की, ठीक है, 80 प्लस वीडियोस हैं, उसमें आपके 19 प्लस के 16, ठीक है, 19 प्लस के 16, ये हो गया आपका 35, 35 हो गया क्या, मैथ मेरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है भाई, हाँ 35 हो गए, ठीक है, तो 35 आपको MCQs के रूप में टेस्ट बना रखे हैं और 80 प्लस वीडियोज़ हैं, बाकी के वीडियो इसमें से 35 घटा दो, बाकी के वीडियो आपके डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड हैं, और ये भी डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड है विद ऑप्शंस, कोई एक दो पार्ट में बोल नहीं सकता, नहीं तो डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड हैं सारे के सारे पार्ट्स। मेरे हिसाब से अगर ये वीडियोस आपने देख लिए या पूरी प्लेलिस्ट आपने देख ली, ठीक है, तो आपके मेरे ख्याल से ईडियम्स कभी भी गलत नहीं होंगे। और ये कट कॉर्नर्स उसमें मेरे ख्याल से 5 से प्लस बार आया होगा कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स होता है जब हम शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हैं, ठीक है। कंप्लीट अ वर्क, डू इन एन इनएक्सपेंसिव और इजी वे, यही आंसर है हमारा। फाइंड अ सूटेबल प्लेस या फिर क्लियर अ स्पेस, बिल्कुल भी नहीं, दूसरा ही हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई करना है एरर, यहाँ पे कहाँ पे एरर है। बर द सिटी व्यू फ्रॉम द इफिल टावर इज़ अमेजिंग, ये है ना, ये एक और आर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे कुछ गलती एक तरीके से कर रखी है प्रिंटिंग में, टाइप करते समय ये एक आर होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला स्पेलिंग लिखा हुआ है। अच्छा, अमेजिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये नहीं करना, स्पेलिंग नहीं देखनी, हमने देखना है एरर निकालना है यहाँ पे क्या होगा। तो बर द सिटी व्यू फ्रॉम द इफिल टावर इज़ अमेजिंग, ये पीछे ध्यान दो, पीछे ध्यान दो, इस पे कौन सा सेंटेंस ये हो सकता है, राइट। तो ये सेंटेंस एक्सप्रेशन दे रहा है एकदम से सडन फीलिंग्स की, जो कि हमारा एक तरीके से, हाँ, और एक ये वर्ड दे रखा है यहाँ पे बर, ठीक है, तो ये आर आना चाहिए यहाँ पे, ये हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये जब ये वर्ड जब हम यूज़ करते हैं, है ना, तो एकदम से ठंड ठंड होने की अनुभूति को बताता है ये वर्ड। इसका मतलब यहाँ पे ठंड होने की बात हो रही है, यहाँ पे व्यू की बात हो रही है, किसी सीन को देखने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे इस वर्ड की जगह पे ये गलती है डी में, इसकी जगह पे आ जाएगा वाव, ठीक है, वाव द सिटी फ्रॉम द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज़ अमेजिंग। तो इस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये जो वर्ड लिख रखा है ये ठंड के बारे में बात करता है, जब अत्यधिक ठंड पड़ती है या ठंड की अनुभूति जब हमें होती है या ठंड को हम एक्सपीरियंस जब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यही बात मैं आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के बारे में बताना चाहूँगा। प्लेलिस्ट पड़ी है आपकी, दोनों चैनल्स पे पड़ी है, शिक्षा और अध्ययन पे भी है और स्किल IQ एजुकेशन पे भी, जहाँ से भी आपको सूटेबल लगता है देख सकते हैं। 2024 के जो एडिशन है ब्लैक बुक का, वहाँ से अभी नहीं करवाए हैं, कुछ पार्ट्स बाकी हैं, सारे ही पार्ट्स बाकी हैं एक्चुअली वहाँ से, लेकिन बहुत हद तक आपके कवर हो जाएंगे जब तक आप इनको देखोगे तो बहुत बेस्ट जो सीरीज़ है आपकी ये, ठीक है, देख सकते हो, गलत नहीं होंगे। ए थिंग फिट टू ईट, उसको बोलते हैं एडिबल, जो खाने योग्य चीज़ है, ठीक है। अनईटेबल, जिसको खाया नहीं जा सकता। अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल क्या होता है हमारा, अनपैलेटेबल जो है ऐसी चीज़ को, ऐसी बात को हम एक तरीके से बोलते हैं जिसमें हम जो है क्या नहीं कर पाते, हम जो टेस्ट है ना, टेस्ट है ना, वो जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा गंदा होता है, वो टेस्ट हमारे लिए अनबियरेबल होता है, एक वर्ड हिंदी में होता है बेस्वाद, बेस्वाद, ठीक है, जो चीज़ टेस्टी नहीं है, ठीक है, जो चीज़ टेस्टी नहीं है वो अनपैलेटेबल है, और पैलेटेबल है जो चीज़ टेस्टी है। टॉक्सिक आप जानते हैं, टॉक्सिक मतलब विषाक्त या फिर जहरीला एक तरीके से वो। अच्छा, ये आंसर तो हमने ढूंढ लिया था ना, एडिबल इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा, फिर से वन वर्ड आया, अ पर्सन हु डिसीव्स अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो धोखा देता है एक तरीके से दूसरों को, जो कि वो एक्चुअल में नहीं है, और वो जो है उस तरीके का बन के वो धोखा एक तरीके से देता है। तो उस प्रकार का पर्सन होता है इम्पोस्टर, जाली, या फिर आप उसको धोखेबाज भी बोल सकते हो, धोखेबाज, ठीक है, धोखेबाज बोल सकते हो उसको। अनरिकग्नाइजेबल, रिकग्नाइजेबल जिसको हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और अनरिकग्नाइजेबल जिसको हम पहचान नहीं पाएंगे। फ्रॉड आप जानते हैं, एक्सेसिबल जिस तक पहुंचा जा सकता है, और इनएक्सेसिबल जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो। हिंदी में एक वर्ड है दुर्गम, क्या, दुर्गम, जिसके तक पहुंचने का रास्ता ही ना हो। रेलेक्टेंट का एंटोनियम बताना है। सबसे पहले रेलेक्टेंट का मतलब पता होना चाहिए। रेलेक्टेंट का मतलब होता है संकोची, जो एक तरीके से शर्माता है, ठीक है, जो शर्माता है, या ये कह लो कि बहुत कम बोलता है, जो हेजिटेट करता है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम है वो आपका कौन सा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ए से लगते हैं कि ए में हमारा कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो ए में हमारा ऑप्शन दे रखा है डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब क्या होता है, डेस्परेट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताबी से इंतज़ार करते हैं, ठीक है। डेस्परेट बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने की। ओबीडियंट आप जानते हैं, एंथुजियास्टिक भी आप जानते हैं। एंथुजियास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा उत्साही, है ना। तो एक तो रिलक्टेंट हो, संकोची हो, और एक एंथुजियास्टिक हो, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया। ब्यूटीफुल भी आप जो एक तरीके से जानते हैं। तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution required, select the no substitution option, that is our option number B, अगर कोई गलती नहीं है। If it had not rained, यहाँ पे had प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पीछे क्या दे रखा है, they would not postpone the programs। अच्छा, यहाँ पे मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, इसका मतलब ये सही है, फिर तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा। नहीं 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 नहीं, गलती कर जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और ये गलती ऐसी हो जाएगी कि ये हमारे 2.25 नंबर लेके जाएगी, यहाँ पे 2 नंबर तो लेके जाएगी ही जाएगी, उसके साथ एक नेगेटिव भी काउंट होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि गलत हो गया ये। मतलब क्या है यहाँ पे, बात क्या है, जब भी हमारा इफ़ के साथ हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म एक साइड होती है, ठीक है, ये 3 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। एक सीरीज़ लेके आऊँगा मैं वाइट बोर्ड पे, ठीक है, तो उस सीरीज़ में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम इस तरीके की, ठीक है। बेसिक ग्रामर बिल्कुल 0 लेवल से लेके थोड़ी सी अच्छे लेवल तक की ग्रामर पे जाएंगे। ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक हम जाएंगे ग्रामर में, ठीक है। तो क्या होता है, जब एक तरफ इफ़ के साथ हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो दूसरी तरफ मॉडल हो सकते हैं पास्ट के, वुड, शुड, कुड और माइट। इन के साथ फिर आपका एक देखने को मिलेगा इन के साथ, क्योंकि डायरेक्ट तो हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ जो एक तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। डायरेक्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, तो उसके साथ आपका आएगा हैव आएगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये एक सही स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको लिख लो कहीं पे, या आपको वैसे ही पता चल गया, ध्यान में रहेगा, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे है। तो यहाँ पे गलती कहाँ है, इसकी जगह पे गलत हो गया ये हमारा, और इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, नोट वाला है ना, तो नोट आएगा। ये कट गया, ये वैसे ही कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि वुड के बाद पोस्टपोन नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि मॉडल्स जो होते हैं वुड, शुड, कुड, ये मे, माइट, ये सब मॉडल तो हैं हमारे। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन हमें वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म भी दे दी, हैव, हैड होती है, और फिर हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो ये सी हमारा जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। कहीं बी पे लगा के और घर पे आने के बाद ये सोचो कि 2 नंबर हमें तो मिल गए, और वो भी फ्री के दे दिए। मॉडल के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना।
तो ये हमारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती एक तरीके से आप लोग नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। द वर्कर्स रिसीव्ड अ सम फॉर द सर्विसेज दे हैड रेंडर्ड। वो क्या होता है? वो होता है रेम्यूनरेशन, मेहनताना, मेहनताना, उनकी मेहनत होती है भाई वो। रिक्रूटमेंट आपको पता है क्या होता है। रिमेम्बरेंस का मतलब भी आपको पता है एक तरीके से क्या होता है। रिजुवेनेशन, रिजुवेनेशन क्या होता है? रिजुवेनेशन होता है पुनर्जीवन। दोबारा से, मान लो मैं बहुत ज़्यादा बीमार था तो मैंने क्या किया है, मैंने अभी रिकवर किया है, ठीक है, बीमारी से, तो मैंने रिजुवेनेशन एक तरीके से किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी था क्या? उसका सी होगा मेरे ख्याल से। देख लेना, जो जो भी था, मतलब आंसर निकाल लिया था, वो ऊपर चला गया, इसलिए मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कौन सा आंसर था। जिसमें हमारा रेम्यूनरेशन था ना, वही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कौन सा सेंटेंस है जिसमें नोट, ये बड़ा करके दे रखा है, ये बहुत बार नंबर गलत करवाता है, चाहे जीके में दे रखा हो, चाहे किसी में भी दे रखा हो हमें। सो बीच में आ जाते हैं ना घर वाले बोलने के लिए, तो गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये नोट है ना, बहुत ज़्यादा बार गलतियां करवाता है, और ये कह रखा है कि कौन सा सेंटेंस है चारों में से, ए बी सी डी में से, जिसमें स्पेलिंग की गलती नहीं है। क्या बोला है? जिसमें स्पेलिंग की गलती नहीं है, वो वाला सेंटेंस हमने ढूंढना है। द न्यू कैचेस ऑफ मटेरियल्स रिवील अ सीक्रेट प्लेजेंस दैट वॉज हिडन अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे तरीके से एक बार देखना है कि इसमें कोई स्पेलिंग की गलती तो नहीं। देखो, स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन पूछा है, और एक तो वो चार ऑप्शन देगी, इनमें से कह देगी कौन सी स्पेलिंग गलत है, या कौन सी स्पेलिंग गलत नहीं है, या कौन सी स्पेलिंग सही है ना। ये तो पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन पूरा सेंटेंस में ही पूछ ले तो हम क्या करें? हो सकता है हम देखने जाएं बड़ी बड़ी स्पेलिंग, क्या पता छोटी सी एक स्पेलिंग में गलती कर रखी हो। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को बड़े केयरफुली देखना पड़ता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अग्री करते हैं, नहीं करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोग अपनी राय। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये क्वेश्चंस जो है ना, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं हमारा। तो देखते हैं इसको भाई, एक एक वर्ड हमें देखना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी हो गया हमारे लिए, है ना। तो देखो, यहाँ पे आया द न्यू कैचेस ऑफ मटेरियल्स की स्पेलिंग चेक करो, वेरी गुड, ठीक है। रिवील, ठीक है। सीक्रेट, क्या गलती करता होगा सीक्रेट में, क्या पता, यहाँ पे ए लिख के दे दे, ठीक है। प्लेजेंस पे हाथ रख के रखो, हिडन भी ठीक है, अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो स्पेलिंग है ना, ये स्पेलिंग, इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। एक तो नई सी स्पेलिंग है, ठीक है, इस तरीके की गलती हो सकती है, या फिर और कोई भी यहाँ पे आपको गलती देखने को मिल सकती है। तो इस स्पेलिंग को थोड़े से अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, उसके बाद हम बी जो है सेंटेंस को देखेंगे। तो PLESCENCE देखने में स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं गलती हो, बिल्कुल गलती है। S और C, ये गलती है। S और C में से एक नहीं आएगा, और वो कौन नहीं आएगा? C नहीं आएगा। PLE लिख लेते हैं इसको, PLEASENCE आएगा, यहाँ पे SC नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला C आएगा, ये वाला C नहीं आएगा। तो यहाँ पे गलती होगी इस सेंटेंस में, मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखो, स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स, स्टैटिस्टिकल की स्पेलिंग चेक कर लेना, पैटर्न्स की भी देख लेना। एंड हिस्ट्रिकल डेटा कैन नॉट प्रेडिक्ट, ठीक है, द फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम्स दैट अवेट अ सिविलाइजेशन लाइक आवर्स। फ्यूचरिस्टिक की स्पेलिंग गलत है। फ्यूचर की स्पेलिंग क्या होती है? FUTURE। दूसरी बार यू तो कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ, तो ये भी, ये तो आसानी से मिल गया, ये ऊपर वाला नहीं मिला था थोड़ी सी आसानी से, ना।
अच्छा, तीसरे सेंटेंस पे आ जाओ। मैनी फ्रेंड्स एंड मेमोरिस्ट्स। अच्छा, स्पेलिंग मेमोरिस्ट, वेरी गुड, ठीक है। हैव डिस्क्राइब्ड द ऑथर इन डिटेल बट देयर आर नो फोटोज ऑफ ऑथर अवेलेबल टू द प्रेस। ये वाला स्पेलिंग है जो डाउटेड है, मेमोरिस्ट, बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस हमारा आंसर है। मतलब इस तीसरे सेंटेंस में भी, चौथे सेंटेंस में भी कोई गलती है और वो भी हमें ढूंढनी पड़ेगी। देखो भाई, आंसर हमें मिल गया भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, इसमें कोई भी गलती हमारी नहीं है, ठीक है। देखो ये आंसर मिल गया हमें। द ऑथर इज़ फेमस फॉर लीडिंग लाइफ ऑफ सब सबटरफ्यूज, इस पे निशान लगा के रखो, एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, इस पे निशान लगा के रखो, विच हैज़ लेड टू चैलेंजेस, ये तो ठीक ही है, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, पास्ट वर्क्स। तो ये दो स्पेलिंग चेक करो, ठीक है। यहाँ पे सबटरफ्यूज ये स्पेलिंग ठीक है, इस स्पेलिंग में गलती है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन में वोवल की गलती है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ई की जगह पे ए आएगा, ना कि ई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सच में ही टाइम कंज्यूमिंग था। अगर आप लोगों की राय है तो कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन आया नेक्स्ट, ये कहता है कि फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, उसको हमने देखना है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है भैया, ये ध्यान रखना। 5 जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज़, हैव, हैड, बी, उसके बाद हैविंग, इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अन्यथा आज तक मैंने कहीं पे देखी नहीं है, इसीलिए मैं आपको भी बता देता हूँ। द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म। ऑन द प्लेटफॉर्म होता है कि टू द प्लेटफॉर्म होता है, कोई नहीं, देख लेंगे। दे रैन फास्टली टू कैच इट। भाई नहीं 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 नहीं, ऑन द प्लेटफॉर्म ही होता है, फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है, ठीक है। और ये एक एडवर्ब होता है, फास्टली एडवर्ब नहीं बनता, ना एडजेक्टिव बनता, ठीक है। तो फास्ट ही होता है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन तो नहीं ढूंढना कौन सा है, ऑप्शन ए में गलती है भाई, ठीक है। फास्टली नहीं आएगा, फास्ट आएगा। एंटोनियम बताना है प्रेडिक्टेबल का, प्रेडिक्टेबल का एंटोनियम बताना है। द मूवीज प्लॉट वॉज प्रेडिक्टेबल विद क्लिंच्ड ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूर्व अनुमानित, ठीक है, पहले से ही अनुमानित थी ये चीज़, प्रेडिक्टेबल थी। तो ट्विस्ट और टर्न्स जो है आपको मूवी में देखने को मिलने ही थे। अनडिवाइडिंग, अनडिवाइडिंग क्या होता है? अनडिवाइडिंग का मतलब होता है या तो कोई चीज़ स्थिर है या कोई चीज़ अचल है, जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती उसको अनडिवाइडिंग बोलेंगे, और डिवाइडिंग जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। एविडेंट का मतलब होता है प्रूफ, ठीक है ना, सबूत एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड होता है पूर्व अनुमानित, एंटोनियम बताना है तो अनएक्सपेक्टेड इज द राइट आंसर। इनफेलिसिटस, इनफेलिसिटस का मतलब क्या होता है? इनफेलिसिटस का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण, जिसका दुर्भाग्य हो, और फेलिसिटस का मतलब होता है भाग्य जिसका अच्छा एक तरीके से है। तो प्रेडिक्टेबल का एंटोनियम यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉल स्मेल विल कम इफ द फूड इज़ नॉट फ्रेश। फॉल स्मेल आएगी जब फूड फ्रेश नहीं होगा, तो वो कौन सा फूड होगा? वो स्टेल फूड होगा। वो कौन सा फूड होगा? वो बासी फूड होगा, ठीक है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है जो चीज़ आसानी से टूट जाती है, जिसको हम बिल्कुल आसानी से किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं, उस चीज़ को हम ब्रिटल बोलते हैं। इसके लिए हिंदी में एक वर्ड होता है भंगूर,
जो आसानी से टूट जाती है। क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब होता है कुरकुरा, कुरकुरा, ठीक है। वैसे भंगूर भी बोल सकते हो क्रिस्प को, ठीक है। ओडोरलेस, ओडोरलेस का मतलब क्या होता है? ओडोरलेस का मतलब होता है गंधहीन, गंध, ये पेन नहीं चलता कई बार, गंधहीन, जिसमें गंध नहीं है, जिसका स्मेल से पता नहीं चल पाता कि ये चीज़ क्या है, या इस तरीके से ओडोरलेस होता है, ठीक है। तो स्टेल जो है फूड होता है जो फ्रेश फूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड के बारे में बताना है जो कि बताए कि कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जो चीज़ हो सकती है उस चीज़ को हम बोलते हैं फिजिबल, संभाव्य, कि वो चीज़ हो सकती है या ये चीज़ संभव है एक तरीके से। सूटेबल आप जानते हैं, प्रैक्टिकल आप जानते हैं, यूज़फुल आप जानते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन पे आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहोगे। अच्छा, एक्टिव वॉइस बनाना है, ये दे रखा आपका पैसिव वॉइस, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। इसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा, आप हु को बाय हुम से स्टार्ट हो रहा है तो हु तो आपका पहले नंबर पे आना ही है, ठीक है। वर इंजर्ड दे रखा है, वर इंजर्ड दे रखा है, तो आपका वर इंजर्ड देने के बाद अगर आपको दिया गया है तो वर इंजर्ड को आप किस में चेंज करते हो? वर इंजर्ड को चेंज करते हो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में, उल्टा रिवर्स कह रहा हूँ मैं एक्टिव वॉइस में, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए हु के जस्ट बाद, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें नहीं है, इसमें है, राइट आंसर हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही राइट आंसर है। हु इंजर्ड यू, बाय होम वर यू इंजर्ड, ये इसका पैसिव वॉइस बनता है। नेक्स्ट आता है एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, जो भी सेंटेंस के अंदर दे रखा है। द पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम ए क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक का मतलब होता है, वैसे क्या होता है, क्रोनोलॉजी होता है समय के बारे में जो बताता है ना, तो क्रोनिक का मतलब होता है जो एक 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 टाइम पीरियड को हम क्रोनिक एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। एक टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक जो है बोलते हैं। लंबे समय को बोल सकते हैं, लॉन्ग टाइम को, लॉन्ग टाइम जब हो जाता है, लंबा समय जब किसी चीज़ को होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसी तरीके की यहाँ पे बात भी हो रही है, क्योंकि अकेला क्रोनिक लिखा होता तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, लेकिन जब सेंटेंस में लिखा हुआ होता है ना तो थोड़ा सा आसान भी एक तरीके से रहता है। कॉमन, कॉमन तो आपको पता ही है, कॉमन सामान्य, नॉर्मल, है ना। यूजुअल, यूजुअल का मतलब एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो कि परंपरागत तरीके से जो चीज़ चलती है ना, कस्टमरी टाइम की जो चीज़ चलती है कस्टमरी लेवल पे। यूनिवर्सल का मतलब आपको पता ही है, सब जगह, सर्वत्र, सार्वभौमिक, सब जगह पे जो चीज़ एप्लीकेबल है ना, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इसके साथ, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो माइल्ड बच गया। माइल्ड का मतलब होता है सौम्य। अच्छा, ये क्रोनिक हो गया लंबा, और सौम्य हो गया बहुत ही मतलब मृदु, कोमल, छोटा, वैसे खास जो रिलेशन है इनका बन नहीं रहा ऑनेस्टली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, बट एसएससी इसका आंसर जो है ये दे रही है, लेकिन इसका इसका और इसका तो इनके एंटोनियम के साथ, सिनोनियम के साथ कोई जो है एक तरीके से रिलेशन भी नहीं बन रहा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी भी बच गया। कुछ इस तरीके की भी बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही तो चीज़ों को देखना होता है, या फिर एग्जामिनर हमसे कहलवाना क्या चाहता है वो चीज़ पे भी तो डिपेंड करता है ना, ये चीज़ होती है ना। एंटोनियम बताना है, जो बोल्ड वर्ड दे रखा उसका। मैनी पीपल फोर्ट टू एबोलिश स्लेवरी ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सबसे पहली बात तो यहाँ पे टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रहा है, मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, ठीक है। एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है ख़त्म करना। किल का मतलब आपको पता है, एस्टेब्लिश का मतलब पता है, टर्मिनेट का पता है, डैमेज का मतलब पता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्यों नहीं बता देते एबोलिश का एंटोनियम? बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमें दे रखा है, उसका एक्टिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस कुछ इस तरीके से दे रखा है, वर द प्लांट्स बीइंग ग्राफ्टेड बाय द गार्डनर। अब यहाँ पे देखो क्या है, वर है, वॉज वर प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा है, ठीक है ना, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी ना हमें, तो ठीक है। देखो द गार्डनर सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो वॉज आएगा, तो वर को काट दो, कट गए आपके ऑप्शंस, कट गए ना।
फिर वॉज द गार्डनर, वॉज द गार्डनर, है ना। फिर हमारा क्या आना चाहिए, फिर आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, पैसिव वॉइस में लगेगी, सॉरी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, पैसिव वॉइस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए बी ऑप्शन भी कट गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका सेफ बच गया, आंसर नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। ओके, अब आ गया भाई हमारा क्लोज टेस्ट। ठीक है, 21 से 25 क्वेश्चन तक हमारा क्लोज टेस्ट अभी हमारा आ गया है। तो ये जो क्लोज टेस्ट है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये थोड़ा सा कोविड-19 के टाइम का है ये। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात यहाँ पे आपको बता दूं मैं, ये एक बंदा है रोरी कूपर, ये जो है ट्रंप के अगेंस्ट है। ओके, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है स्कूल्स, जो कोविड के दौरान जो स्कूल्स जो है एक तरीके से बंद हुए थे ना, उनके बारे में सरकार के ऊपर कटाक्ष करता है और ये उसका विरोधी है ट्रंप का। ठीक है, इस तरीके की कुछ यहाँ पे मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं हम अपने पैसेज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। रोरी कूपर वॉज ए टॉप एड टू फॉर्मर हाउस मेजोरिटी लीडर एरिक कैंटर, the up and coming Virginia Republican who lost a 2014 House primary। कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा इसने कि रोरी कूपर जो है ना, पहले जो एक तरीके से मेजॉरिटी लीडर थे, पहले के जो है हाउस मेजॉरिटी लीडर थे एरिक कैंटर। ठीक है, उनके जो है साथी रहे हैं, जो कि 2014 में वर्जीनिया रिपब्लिकन हाउस, वहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आप बोल सकते हो, वहाँ से जो है हार गए थे। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है, ही वॉज ऑल्सो ए प्रोमिनेंट नेवर ट्रम्पर, वो जो है उन लोगों में से रहे हैं जो नेवर ट्रम्पर हैं। ठीक है, ओपनली डैश हाउ आवफुल ही फाउंड द 45th प्रेजिडेंट, और वो ये बताते हैं डिटेल में, वो ये डिटेल में बताते हैं कि वो किस तरीके से जो है उनको आवफुल, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हैं, गंदे हैं, इन द सेंस भयानक हैं, क्या वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करूँ इसके लिए, जो भी आप इसका मतलब यहाँ पे समझना चाहें, मतलब वो उनको अच्छे नहीं लगे थे 45th जो प्रेसिडेंट थे। ओके, उनको जो है वो बड़े डिटेलिंग में बताते हैं कि किस तरीके से वो उनको अच्छे नहीं लगे, और वो भी कैसे, ओपनली, पब्लिकली बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कोज कूपर हैज़ डैश हिमसेल्फ टू फॉर द पास्ट ईयर दो इज़ क्लियर टू क्लोजर टू होम, इज़ क्लोजर टू होम। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि पिछले साल वो किसी कारण के बारे में बात करते हैं, और वो कारण क्या है, वो कारण एक तरीके से कॉमिटेड है, पैसिफाइड है, सॉर्टेड है, या फिर आइसोलेटेड है। हिमसेल्फ खुद के बारे में, टू द पास्ट ईयर, पिछले साल की जो बात करते हैं कूपर, वो जो है बिल्कुल उनके जो है क्या एक तरीके से क्लोज़र, इज़ क्लोज़र टू होम का मतलब है कि वो ये कहना चाहते हैं कि वो जो कारण है ना, वो उनके बिल्कुल घर के करीब है। मतलब वो कारण, ऐसे कारण की बात करते हैं जो बिल्कुल प्रत्येक घर की कहानी है, या घर के बिल्कुल करीब का कारण वो एक तरीके से इसको मानते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो कॉमिट करते हैं, वो एक तरीके से इस बात को किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके बोलते हैं, वो कमिट करते हैं, वो प्रतिबंधित हैं उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, पैसिफाइड नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है, वो कमिटेड हैं इस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है ही इज़ एज ही पुट्स इट इन हिज ट्विटर बायो, उसने जो है अपने ट्विटर के बायो में भी लिख रखा है अपेरेंटली मिस्टर ओपन द स्कूल्स, वो अपने आप को एक उपाधि देते हैं मिस्टर ओपन द स्कूल्स की। ठीक है, क्योंकि स्कूल उस समय पे बंद थे, कुछ इस तरीके की कहानी यहाँ पे कही जा रही है। ए फादर ऑफ 5th ग्रेडर, 5th क्लास के बच्चे का पापा, या फिर 2nd क्लास के बच्चे का पापा, या फिर एक गार्डनर बच्चे का पापा जो बहुत छोटा बच्चा है, उसके रूप में कूपर डैश बिकॉज द पब्लिक स्कूल्स इन फेयरफैक्स वर्जीनिया वेयर ही लिव्स हैव नॉट रीओपन।
एक पाँचवीं क्लास के बच्चे का पापा या फिर सेकंड क्लास के बच्चे का पापा, थर्ड क्लास सॉरी दूसरी क्लास के बच्चे का पापा या एक छोटे बच्चे का पापा होने के नाते कूपर जो है ना क्या है, इंडेप्टेड है, प्रोवोक्ड है, एक्साइटेड है या फ्रस्ट्रेटेड है। बिकॉज जो स्कूल्स हैं फेयरफैक्स में, वर्जीनिया के फेयरफैक्स में जो कि उनका इलाका है जहाँ पे उनका घर है, वो जो है उस वहाँ पे स्कूल्स जो है अभी तक ओपन नहीं हुए हैं जहाँ पे वो रहते हैं। तो इसलिए वो क्या हैं, एक पिता के रूप में स्कूल जो है खुल नहीं रहे हैं, वो इसलिए क्या हैं, फ्रस्ट्रेटेड एक तरीके से हैं। नेक्स्ट आता है फेयरफैक्स इन द वॉशिंगटन डीसी suburbs is one of the school districts that has moved dash towards in person learning। इन पर्सन लर्निंग इस चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। एंड इट इज़ स्टिल नॉट क्लोज। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वॉशिंगटन डीसी का एक उपनगर आप जो है बोल सकते हो फेयरफैक्स, ठीक है, जहाँ पे स्कूल के जो है ज़िले में इन पर्सन लर्निंग जो है, ये जो प्रोसेस है उसके तहत इस लर्निंग की ओर डैश नहीं किया गया है या डैश कदम नहीं बढ़ाए गए हैं अभी तक, ठीक है। और अगर ये कदम नहीं बढ़ाए गए हैं और ये कदम उनको ये लग रहा है कि अभी भी इन चीज़ों की तरफ या इस लर्निंग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, वो ये आगे बताएगा कि किस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है, उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लेनेस्ट, स्लोएस्ट या फिर लॉन्गेस्ट या फिर स्ट्रेंजेस्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा स्लोएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दैट हैज़ मूव्ड स्लोएस्ट वर्ड इन पर्सन लर्निंग, क्योंकि वो इन पर्सन लर्निंग में बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से काम कर रहे हैं और अभी भी जो है इस तरफ कदम उठाने की कोई जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कदम इस तरफ उठेंगे सरकार के जल्दी से। ओनली इन द पास्ट फ्यू वीक्स हैव स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू रिटर्न टू क्लासरूम्स। कुछ वीक से, कुछ सप्ताहों से बच्चे जो है क्लासरूम्स में आना शुरू हुए हैं। एंड ओनली अबाउट हाफ ऑफ दोज एलिजिबल हैव ऑप्टेड टू गो बैक। और उनमें से कुछ जो बच्चे हैं, आधे के आसपास जो है, जो एलिजिबल हैं स्कूल में आने के, वो बच्चे जो है उन्होंने भी सोचा है कि वो जो है आएंगे नहीं स्कूल में, आधे बच्चों ने भी, ठीक है, तो वो घर से ही ऑपरेट करेंगे क्लासेस को। फॉर एंड डैश ऑफ 2 वीक्स, 2 डेज इन अ वीक। और वो बच्चे क्या करेंगे, 2 दिन आएंगे स्कूल में 1 वीक के अंदर, मतलब 7 दिन में से 1 दिन की छुट्टी, तो 4 दिन वो स्कूल में आएंगे नहीं, 2 दिन वो स्कूल में आपके आएंगे। तो एवरेज अमाउंट डील या फिर अंडरस्टैंडिंग, तो उनमें से भी औसतन बच्चों ने ये सोचा है, ठीक है, कि वो जो है क्या नहीं करेंगे, हफ्ते में 2 दिन आएंगे बस स्कूल में, ज़्यादा दिन नहीं आएंगे। और जो वो बात हम लोग कर रहे थे ना ऊपर, एक ये बात की गई थी कि वो जो प्रोसेस है वो स्लो है, तो वो स्लो प्रोसेस सिर्फ इसी कारण से है कि यहाँ पे बात की जा रही है कि बच्चे अगर 2 दिन स्कूल में आएंगे 1 वीक में, तो वो प्रोसेस और भी ज़्यादा स्लो ही रहेगी, इसीलिए ये मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत, ये कोविड-19 के टाइम का है, और जब स्कूल जो है ऑफ थे ना उस टाइम पे, क्योंकि आपको भी पता है अमेरिका में कितना बुरा हाल एक तरीके से हुआ था, है ना, तो वो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और ये चाहते हैं एज अ पेरेंट्स, वो ये चाहते हैं कि स्कूल्स जो है ना रीओपन हो, है ना, तो इस चीज़ के बारे में ये पैसेज हमारा बात करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ चाहिए है तो मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से जाके। स्किल IQ चैनल है अपना टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं उनका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ओके। अच्छा, और फिर आपने वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर देना है ताकि हम लोग व्यूज़ की कैटेगरी में भी अपने आप को खड़े कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो अपनी शिफ्ट होगी फर्स्ट 18 तारीख की, 18 सितंबर की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।